इस दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन सवाल ये है, क्या हर कोई सफल हो पाता है? जवाब है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि सफलता सिर्फ सपने देखने से नहीं मिलती, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए सही आदतें अपनानी पड़ती हैं। अगर हम इतिहास उठाकर देखें, तो हर सफल व्यक्ति के पीछे कुछ खास आदतें होती हैं, जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 4 आदतों के बारे में बताएंगे, जो अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार ली, तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूरज की पहली किरण जब गांव की पगडंडियों पर पड़ती, तो चिड़ियों की चहचहाहट के बीच एक लड़का रोज अपने झोपड़े से बाहर निकलता। नाम था मोहन। उसका परिवार बेहद गरीब था, लेकिन सपने अमीरों से भी बड़े। उसकी आंखों में कुछ कर दिखाने की चाह थी, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ थे। मोहन के पिता गांव में छोटे मोटे काम करके परिवार का पेट पालते थे। कभी मजदूरी, कभी खेतों में काम, जो भी काम मिलता वे कर लेते, लेकिन इससे परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता। मोहन को पढ़ाई का बहुत शौक था, मगर पैसे की कमी के कारण उसे कई बार स्कूल छोड़ने की नौबत आ जाती। मोहन का मन पढ़ाई में बहुत लगता था, मगर किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। स्कूल की पुरानी फटी फटी किताबों से ही वह पढ़ता था। गांव के मास्टर जी उसकी लगन देखकर उसे हमेशा प्रोत्साहित करते। एक दिन गांव के एक बड़े आदमी ने मोहन के पिता से कहा, तुम्हारा लड़का पढ़ लिख कर क्या करेगा? गरीबों की किस्मत में बस मेहनत मजदूरी ही लिखी होती है। यह सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने उसी समय ठान लिया कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। सीख, ज्ञान से बड़ी कोई पूंजी नहीं। मोहन ने महसूस किया कि अगर वह अपने हालात बदलना चाहता है, तो उसे ज्ञान प्राप्त करना होगा। उसने रात में दिया जलाकर पढ़ाई शुरू कर दी। गांव में एक पुराना पुस्तकालय था, जहां वह घंटों बैठकर किताबें पढ़ता। वहां उसे महान लोगों की सफलता की कहानियां नाम की एक किताब मिली, जिसमें लिखा था, सफलता उन लोगों को मिलती है जो असफलता से हार नहीं मानते। यह पंक्ति उसके दिल में धर कर गई। पहला अवसर गांव में एक बार एक सेठ आया, जो अपने खेतों के लिए एक होशियार आदमी ढूंढ रहा था। मोहन ने उनसे जाकर कहा, सेठ जी, मुझे यह काम दे दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। सेठ ने पहले तो हंसकर उसे नकार दिया, लेकिन जब मोहन ने अपनी बुद्धिमानी से खेती में नई विधियां बताई, तो सेठ प्रभावित हो गया और उसे अपने खेत की देखरेख का जिम्मा दे दिया। आगे क्या होगा? मोहन का यह पहला कदम उसकी सफलता की राह का पहला पत्थर था, लेकिन क्या वह अपने सपने पूरे कर पाएगा? कौन सी मुश्किलें उसकी राह में आएंगी? नई शुरुआत, नई चुनौतियां। सेठ के खेत की जिम्मेदारी मिलने के बाद मोहन ने वहां पूरी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। गांव में बाकी मजदूर बस अपने हिस्से का काम पूरा करके चले जाते थे, लेकिन मोहन को कुछ नया करने की धुन सवार थी। उसने देखा कि सेठ के खेतों में पुरानी खेती की तकनीकें इस्तेमाल हो रही थीं, जिससे उत्पादन कम हो रहा था। मोहन ने पुस्तकालय से खेती पर कुछ किताबें पढ़ी और पाया कि अगर सिंचाई की नई विधियां अपनाई जाएं, तो फसल की पैदावार कई गुना बढ़ सकती है। उसने यह बात सेठ को बताई, लेकिन सेठ ने पहले तो इसे मजाक समझा। तू बस काम कर, ज्यादा दिमाग मत लगा, सेठ ने हंसते हुए कहा। लेकिन मोहन कहाँ रुकने वाला था। उसने अपने हिस्से की जमीन पर प्रयोग करना शुरू किया। उसने अलग अलग बीजों का उपयोग किया, पानी के उचित प्रबंधन पर ध्यान दिया और प्राकृतिक खाद से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई। कुछ ही महीनों में परिणाम दिखने लगे। मोहन की देखरेख में लगी फसल पहले से ज्यादा लहलहा रही थी। सेठ यह देखकर हैरान रह गया और उसने मोहन की सलाह मान ली। अब पूरे खेत में उसकी बताई विधियां अपनाई जाने लगी, जिससे फसल की उपज दोगुनी हो गई। पहला इनाम और गांव में पहचान। मोहन की इस सफलता के कारण सेठ ने उसे एक बड़ा इनाम दिया और पूरे गांव में उसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा होने लगी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब मोहन के पास थोड़ा पैसा था, जिससे उसने अपनी किताबें खरीदी और भी अधिक सीखने लगा। उसने व्यापार, कृषि और सफलता की कहानियों को गहराई से पढ़ना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि ज्ञान ही असली शक्ति है, और अगर वह इसे सही दिशा में लगाए तो वह बहुत आगे जा सकता है। नई मंजिल, योग्यताएं तय की गई है। आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम 8वीं पास होना जरूरी है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा, डिग्री या कौशल प्रमाण पत्र अथवा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। और सबसे बड़ी बात, इस योजना का लाभ उन्हीं युवाओं को मिलेगा जिन्होंने पहले किसी अन्य सरकारी योजना के तहत ऋण प्राप्त नहीं किया है। अगर आपने किसी संस्थान से ऋण प्राप्त करने के बाद उसकी अदायगी नहीं की है और आप डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं, तब इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। कैसे करें आवेदन? अपने व्यवसाय की प्रोजेक्ट फाइल बनाएं और विभाग को आवेदन करें। ध्यानपूर्वक अपने दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करें।
क्योंकि विभाग और बैंक के द्वारा आपके कारोबार का सत्यापन किया जाएगा, जिसमें आपके द्वारा दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स आपके कारोबार को सत्यापित करते हो और आपकी प्रोजेक्ट फाइल और आपके कारोबार में विरोधाभास ना हो। तो देर किस बात की, अब समय आ गया है अपने सपनों को उड़ान देने का। सरकार का साथ लेकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मोहन ने किसानों को एकजुट किया और उनसे कहा कि वे अपनी बची हुई फसल को आपस में बांट लें और मिलकर खेती करें। उसने सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की और गांव के मुखिया से मदद लेकर पानी की समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। अगले साल बारिश हुई और खेती फिर से पटरी पर आ गई। अब मोहन पूरे गांव के लिए एक नायक बन चुका था। पहला बड़ा व्यापार मोहन को एहसास हुआ कि सिर्फ खेती से ही हालात नहीं बदल सकते, उसे व्यापार की ओर बढ़ना होगा। उसने गांव के किसानों को संगठित किया और उनकी फसलों को सीधे शहर के बाजारों में बेचने का विचार किया, जिससे बिचौलियों का मुनाफा कम हो जाए और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिले। पहले तो गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मोहन की योजना सफल हो रही है और उन्हें पहले से ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, तो वे उसके साथ जुड़ने लगे। अब मोहन सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक व्यापारी भी बन चुका था। सफलता का असली अर्थ मोहन की मेहनत रंग लाई। कुछ ही सालों में उसने अपने व्यापार को और बढ़ाया और गांव के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद की। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए काम कर रहा था। उसने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। सीख जो मोहन की कहानी से मिलती है: 1. ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। 2. मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो उनसे लड़ता है वही जीतता है। 3. समस्याओं में भी अवसर छिपे होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए। 4. सफलता सिर्फ अपनी नहीं होती, बल्कि दूसरों की भलाई में भी होती है। संदेश: मोहन जो कभी गरीबी में संघर्ष कर रहा था, अब एक सफल व्यापारी और समाज सेवी बन चुका था। उसने अपनी मेहनत, लगन और बुद्धिमत्ता से न केवल खुद की, बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। यही है सफलता का असली सूत्र: संघर्ष, धैर्य, सीखने की ललक और कभी हार न मानने की जिद। अजनबी की दस्तक सर्दियों की एक शाम थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में थे। कुछ खेतों से लौट रहे थे, तो कुछ चौपाल में बैठकर दिन भर की बातें कर रहे थे। मोहन अब एक सफल व्यापारी बन चुका था और पूरे गांव के लिए एक मिसाल था। उसके व्यापार ने न सिर्फ उसे, बल्कि पूरे गांव को समृद्ध बना दिया था। इसी बीच गांव के बाहर पगडंडी पर एक अजनबी आ रहा था। वह एक लंबा, दुबला, पतला लेकिन तेज नजरों वाला आदमी था। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वह चलते चलते गांव में दाखिल हुआ और चौपाल पर रुक गया। गांव के बुजुर्गों में से एक ने पूछा, कौन हो भाई? पहली बार देखा है तुम्हें? अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम राघव है, मैं दूर के शहर से आया हूँ। मैंने सुना है कि इस गांव में एक युवक है जिसने अपनी मेहनत से गरीबी को हराया और पूरे गांव की किस्मत बदल दी। मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। गांव वालों को समझते देर नहीं लगी कि वह मोहन की बात कर रहा है। उन्होंने बताया कि मोहन अब गांव के पास के अपने खेतों में रहता है, जहां उसने एक नया गोदाम बनवाया है। राघव ने सिर हिलाया और मोहन से मिलने निकल पड़ा। सफलता का रहस्य: जब राघव मोहन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मोहन खेत में काम कर रहा था। सफल होने के बावजूद वह अपने लोगों के साथ मिलकर काम करने में विश्वास रखता था। राघव यह देखकर प्रभावित हुआ। आप ही मोहन हैं? राघव ने विनम्रता से पूछा। मोहन ने हाथ धोते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं ही हूँ। आप कौन है? मेरा नाम राघव है, मैं एक व्यापारी और विद्वान हूँ। मैंने आपकी सफलता की कहानी सुनी और मैं यह जानने आया हूँ कि आपने यह मुकाम कैसे हासिल किया। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपको सफलता का रहस्य जानना है तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहली सीख: आत्मविश्वास। मोहन राघव को अपने पुराने घर की ओर ले गया, वही मिट्टी की झोपड़ी जहां उसने अपना जीवन संघर्षों के बीच शुरू किया था। यहीं से सब शुरू हुआ। मोहन ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ मेरा आत्मविश्वास। राघव ने सिर हिलाया, लेकिन क्या आत्मविश्वास ही काफी था? मोहन मुस्कुराया, नहीं, यह तो पहला कदम था। आत्मविश्वास के बिना कोई बड़ा सपना नहीं देख सकता। दूसरी सीख: ज्ञान ही असली ताकत है। मोहन फिर राघव को गांव के पुराने पुस्तकालय में ले गया। वहां अब नई किताबें थीं जो उसने खुद के पैसे से खरीद कर रखवाई थीं। यही वह जगह है जहां मैंने ज्ञान पाया। मैंने किताबों से सीखा कि सिर्फ मेहनत करने से ही नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से सफलता मिलती है। राघव ने एक पुरानी किताब उठाई और पन्ने पलटते हुए कहा, इसका मतलब तुमने सिर्फ खेतों में ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि को भी विकसित किया। मोहन ने सिर हिलाया, बिल्कुल, बिना ज्ञान के मेहनत अधूरी होती है। तीसरी सीख: अवसर की पहचान। इसके बाद मोहन उसे अपने गोदाम में ले गया,
जहां गांव के किसान अपनी फसल जमा करते थे और फिर उसे शहरों में बेचते थे। पहले किसान अपने सामान को बिचौलियों के जरिए बेचते थे और उन्हें सही दाम नहीं मिलता था। मोहन ने समझाया। मैंने इस समस्या को पहचाना और एक नया तरीका निकाला। राघव ने सराहा, तो तुम्हारी सफलता का एक बड़ा कारण यह था कि तुमने समस्या में अवसर देखा। मोहन ने जवाब दिया, जी हाँ, अधिकतर लोग मुश्किलें देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन मैं उनमें संभावनाएं ढूंढता था। चौथी सीख, असफलता से मत डरो। राघव ने पूछा, क्या तुम्हें कभी असफलता का डर नहीं लगा? मोहन ने ठहाका लगाकर कहा, असंख्य बार, लेकिन मैंने हर असफलता को एक सीख की तरह लिया। जब पहली बार मैंने व्यापार शुरू किया तो मुझे नुकसान हुआ। जब पहली बार किसानों को संगठित किया तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। राघव ने गहरी सांस ली। यानी सफलता का एक बड़ा मंत्र यह है कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल, असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं, मोहन ने जवाब दिया। पांचवी सीख, दूसरों की मदद करो। इसके बाद मोहन ने राघव को गांव के स्कूल और अस्पताल दिखाए जो उसने अपने पैसों से बनवाए थे। मैं अमीर बनना चाहता था, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं। मैंने सीखा कि असली सफलता तब होती है जब तुम्हारी सफलता से और लोगों का भी भला हो। राघव की आंखों में चमक थी। उसने कहा, अब मैं समझ गया कि सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी होती है। संदेश। शाम हो चुकी थी। राघव वापस जाने के लिए तैयार था। जाने से पहले उसने मोहन से पूछा, तो क्या तुम मुझे सफलता का कोई अंतिम मंत्र दोगे? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि सही सोच, मेहनत, धैर्य और दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का नाम है। अगर तुम कभी गिरो तो उठो, अगर तुम्हें रास्ता न दिखे तो नया रास्ता बनाओ, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो याद रखो, जो सच्चा मेहनती होता है पूरी दुनिया एक दिन उसके साथ खड़ी हो जाती है। राघव ने सिर झुकाकर मोहन को प्रणाम किया और कहा, आज से मैं भी इसी मंत्र को अपनाऊंगा। राघव गांव से चला गया, लेकिन मोहन की बातें उसके दिल में हमेशा के लिए धर कर दें। कहानी से सीख। 1. आत्मविश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं। 2. ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। 3. मुश्किलों में भी अवसर खोजो। 4. असफलता को हार नहीं, सीख बनाओ। 5. सफलता का असली आनंद दूसरों की मदद करने में है। मोहन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने हालात बदलने की हिम्मत रखता है। सफलता किसी की बपौती नहीं होती, ये सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो मेहनत करने और आगे बढ़ने से कभी पीछे नहीं हटते। अगर तुम भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो याद रखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन अगर सही सोच और मेहनत के साथ आगे बढ़ो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। राघव की शुरुआत। गांव में मोहन से मिलने के बाद राघव के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। मोहन की बातें उसके दिल में गूंज रही थीं। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, सही सोच, धैर्य और दूसरों की भलाई में भी होती है। लेकिन क्या यह सब इतना आसान था? राघव ने सोचा कि उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझने के लिए कुछ समय अकेले बिताना चाहिए। वह शांति और आत्ममंथन के लिए गांव के पास स्थित घने जंगल की ओर निकल पड़ा। राघव और जंगल की यात्रा। राघव सुबह सुबह गांव से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसका मन शांत था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, पंछियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और ठंडी हवा बह रही थी। चलते चलते राघव एक पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जहां एक साधु ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और उनकी आंखों में गहरी शांति। राघव उनके पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या ढूंढ रहे हो? राघव ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरा नाम राघव है, मैं अपनी सफलता की राह ढूंढ रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि सच्ची सफलता क्या है। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, सफलता एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। अगर तुम सच में इसे समझना चाहते हो तो तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? राघव ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जी महाराज, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। पहली परीक्षा, धैर्य की शक्ति। साधु ने राघव को एक कटोरा दिया और उसमें तेल भर दिया। फिर उन्होंने कहा, तुम इस कटोरे को लेकर जंगल के चारों ओर घूम कर आओ, लेकिन ध्यान रहे इसमें से एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। राघव ने कटोरा हाथ में लिया और चल पड़ा। शुरुआत में तो आसान लगा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चटकने लगीं, पक्षियों की आवाजें ध्यान भटकाने लगी और कभी कभी हवा के झोंके से तेल छलकने की नौबत आ जाती। वह बहुत ध्यान से चला और अंत में कटोरा लेकर वापस साधु के पास पहुंचा। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने जंगल की सुंदरता को देखा? राघव थोड़ा असमंजस में पड़ गया और बोला, नहीं महाराज, मैं तो सिर्फ इस कटोरे पर ध्यान दे रहा था ताकि तेल न गिरे। साधु हंसे और बोले,
यही तो जीवन का पहला पाठ है। जब हम किसी लक्ष्य पर बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाते हैं तो हम जीवन की सुंदरता और बाकी संभावनाओं को भूल जाते हैं। सफलता का पहला सूत्र यह है कि ध्यान केंद्रित करो, लेकिन बाकी दुनिया से अलग मत हो जाओ। राघव को यह सीख बहुत मूल्यवान लगी। दूसरी परीक्षा, भय से पार पाना। इसके बाद साधु ने राघव को जंगल के गहरे हिस्से की ओर जाने को कहा। वहां जाने पर राघव ने देखा कि सामने एक पुराना टूटा हुआ पुल था, जिसके नीचे एक तेज बहती हुई नदी थी। साधु ने कहा, अगर तुम्हें सफलता पानी है तो इस पुल को पार करके दिखाओ। राघव पहले थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि पुल बहुत कमजोर लग रहा था और नीचे गिरने का डर था, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं डर गया तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पुल पर कदम रखा। हर कदम डरावना था, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। आखिरकार वह पुल पार कर गया। साधु ने उसे देखते हुए कहा, दूसरी सीख यह है कि सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। उसमें कई डर, बाधाएं और चुनौतियां होती हैं, लेकिन जो अपने डर से जीत जाता है वही आगे बढ़ता है। राघव को यह सीख भी बहुत पसंद आई। तीसरी परीक्षा, सच्चे उद्देश्य की खोज। अब साधु ने उसे एक पहाड़ी की ओर जाने को कहा। वहां पहुंचने पर उसे एक वृद्ध महिला मिली जो लकड़ी के गट्ठर को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी। राघव ने तुरंत उसकी मदद की और लकड़ियों को उसके घर तक पहुंचा दिया। जब वह वापस आया तो साधु मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुमने देखा कि तुमने बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की? राघव ने सिर हिलाया। साधु ने कहा, यही तीसरी सीख है। सच्ची सफलता सिर्फ खुद को ऊंचा उठाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी होती है। जब तुम अपनी सफलता से किसी और का जीवन बेहतर बना सकते हो, तभी तुम्हारी सफलता का असली अर्थ होता है। राघव की जीवन में नई दिशा। तीनों परीक्षाएं पूरी करने के बाद राघव को एक नई समझ मिल चुकी थी। वह साधु के पास वापस आया और कहा, महाराज, अब मैं सफलता को सही मायनों में समझ गया हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, सफलता सिर्फ धन कमाने में नहीं, बल्कि धैर्य, साहस और परोपकार में भी है। अगर तुम इन 3 चीजों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। राघव ने साधु को प्रणाम किया और गांव की ओर वापस लौट पड़ा, लेकिन इस बार उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। संदेश राघव की इस यात्रा से हमें यह सीख मिलती है। 1. धैर्य रखो, लेकिन जीवन की सुंदरता को भी देखो। 2. डर से मत डरो, क्योंकि डर ही तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। 3. सच्ची सफलता तब है जब तुम्हारी वजह से दूसरों का भी भला हो। राघव अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक सच्चा नेता बन चुका था। उसने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और एक दिन वह भी मोहन की तरह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। याद रखो, सफलता केवल मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा में जो सीखता है वही सबसे आगे निकलता है। राघव अब गांव लौट चुका था। जंगल में साधु से मिली सीखों ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया था, लेकिन एक सवाल अभी भी उसके मन में गूंज रहा था, मैं अपनी सफलता को स्थायी कैसे बना सकता हूँ? राघव ने सोचा, अगर मैं अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखूंगा तो शायद मैं भी बाकी लोगों की तरह अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मान जाऊंगा। उसने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपने गांव के सबसे वृद्ध और अनुभवी व्यक्ति दादाजी शिवानंद के पास जाने का निश्चय किया। शिवानंद गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे थे। राघव उनके पास पहुंचा और बोला, दादाजी, मैंने सफलता के कई सूत्र सीखे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि सफलता को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। शिवानंद दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, उसे बनाए रखने के लिए आत्म अनुशासन सबसे जरूरी है। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक परीक्षा से गुजरना होगा। राघव ने तुरंत हामी भर दी। सुबह जल्दी उठना, दादाजी ने कहा, कल से तुम्हें हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर यहाँ आना होगा, लेकिन याद रखना, एक भी दिन देरी नहीं होनी चाहिए। राघव को यह बहुत आसान लगा। उसने सोचा, इतना तो मैं आराम से कर लूंगा। अगली सुबह राघव सूरज उगने से ठीक पहले उठा और दादाजी के पास पहुंचा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा किया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब यह आदत तुम्हें हर दिन बिना रुके निभानी होगी। पहले कुछ दिन तो राघव आसानी से सुबह जल्दी उठता रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी इच्छा कम होती गई। कुछ दिनों में तो वह सोते सोते यह सोचने लगा, आज एक दिन अगर देर से उठ जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन दादाजी की बात याद आते ही वह खुद को उठने के लिए मजबूर करता। एक दिन बहुत ठंड थी और राघव को बिस्तर छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उसने खुद को मजबूती से कहा, अगर मैं इस छोटे से अनुशासन का पालन नहीं कर सकता तो बड़ी सफलता कैसे मिलेगी। आखिरकार 21 दिनों तक लगातार सुबह जल्दी उठने के बाद यह उसकी आदत बन गई। जब वह 21वें दिन दादाजी के पास पहुंचा तो शिवानंद दादाजी मुस्कुराए और बोले, अब तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली।
आत्म अनुशासन वहीं से शुरू होता है जब तुम खुद को आलस्य और बहानेबाजी से बचा सको। राघव को यह सीख बहुत पसंद आई। एक ही समय पर काम करना। इसके बाद दादाजी ने उसे दूसरी परीक्षा दी। उन्होंने कहा, हर दिन एक निश्चित समय पर अपने काम की शुरुआत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसे बिना रुके कम से कम 30 दिन तक निभाओ। राघव ने तय किया कि वह हर दिन सुबह 7 बजे अपने व्यापार और खेती से जुड़े काम करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले कुछ दिन आसान थे, लेकिन फिर मुश्किलें आने लगी। कभी मौसम खराब हो जाता, कभी दोस्तों का बुलावा आ जाता, कभी शरीर में आलस्य आ जाता, लेकिन उसने हर हाल में खुद को अपने समय पर काम करने के लिए मजबूर किया। 30 दिन बाद जब वह दादाजी के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, क्या तुमने बिना एक भी दिन छोड़े अपने काम को समय पर किया? राघव ने गर्व से सिर हिलाया और बोला, हाँ, और अब ये मेरी आदत बन गई है। दादाजी ने समझाया, यही आत्म अनुशासन है। जो व्यक्ति अपने काम को तय समय पर करने की आदत बना लेता है वह कभी असफल नहीं होता। राघव को यह सीख और भी महत्वपूर्ण लगी। मन को काबू में रखना। अब दादाजी ने कहा, सफलता के लिए सिर्फ शरीर का अनुशासन नहीं, मन का अनुशासन भी जरूरी है। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। राघव ने पूछा, यह कैसे होगा? दादाजी ने उसे एक मिशन दिया। उन्होंने कहा, अगले 15 दिन तक तुम किसी भी नकारात्मक भावना जैसे गुस्सा, डर, लालच या निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दोगे। अगर तुम इस परीक्षा में सफल रहे तो तुमने अपने मन पर काबू पाना सीख लिया। राघव ने इस परीक्षा को शुरू किया। एक दिन गांव के कुछ लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। एक बार व्यापार में नुकसान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और समाधान खोजने पर ध्यान दिया। कई बार उसे आलस्य महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को काम करने के लिए प्रेरित किया। 15 दिन बाद जब वह दादाजी के पास पहुंचा तो दादाजी ने पूछा, क्या तुमने अपने मन को नियंत्रित किया? राघव मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब मैं अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देता। दादाजी बहुत खुश हुए और बोले, अगर तुम अपने शरीर, समय और मन को अनुशासित कर सकते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। संदेश: राघव की इस यात्रा से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता की सबसे पहली और महत्वपूर्ण आदत आत्मानुशासन है। इस कहानी से 3 बड़े सबक। 1. अपनी दिनचर्या को नियंत्रण में रखो, समय पर उठो, समय पर काम करो। 2. अपने काम के प्रति ईमानदार रहो, आलस्य और बहानेबाजी से बचो। 3. अपने मन को काबू में रखो, गुस्सा, डर और निराशा को खुद पर हावी मत होने दो। अगर तुम आत्म अनुशासन की इस आदत को अपना लोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें सफलता से नहीं रोक सकती। राघव अब आत्म अनुशासन सीख चुका था। वह हर दिन समय पर उठता, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता और अपने मन को नियंत्रण में रखता। लेकिन वह एक नई समस्या से जूझ रहा था। क्या केवल अनुशासन से ही सफलता पाई जा सकती है? उसे एहसास हुआ कि अगर वह नए विचारों और ज्ञान को नहीं अपनाएगा तो उसका विकास रुक जाएगा। इस बार उसने अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति गुरु वासुदेव के पास जाने का निश्चय किया। गुरु वासुदेव केवल गांव ही नहीं बल्कि दूर दूर तक अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। राघव उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं मेहनत करता हूँ, अनुशासन रखता हूँ, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ कमी है। मुझे सच्ची सफलता का दूसरा सूत्र सिखाइए। गुरु वासुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, सफलता केवल मेहनत और अनुशासन से नहीं मिलती। अगर तुम हर दिन कुछ नया नहीं सीखोगे तो तुम समय के साथ पीछे छूट जाओगे। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। राघव ने तुरंत हामी भर दी। अहंकार छोड़ो और सीखो। गुरु वासुदेव ने राघव को एक घड़ा दिया और उसे गांव की नदी से पानी भरकर लाने को कहा। राघव नदी पर गया और घड़े में पानी भरकर वापस लौट आया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस घड़े में और पानी डालो। राघव ने देखा कि घड़ा पहले ही पूरा भरा हुआ था, इसलिए उसमें और पानी डालना असंभव था। गुरुजी ने समझाया, यही जीवन का पहला पाठ है। अगर तुम्हारा मन पहले से ही अहंकार से भरा होगा कि तुम सब जानते हो तो नया ज्ञान उसमें समा नहीं पाएगा। अगर तुम्हें सीखना है तो पहले अपने अहंकार के घड़े को खाली करना होगा। राघव को यह सीख बहुत पसंद आई। उसने ठान लिया कि वह हमेशा एक विद्यार्थी की तरह रहेगा और हर व्यक्ति से कुछ नया सीखने की आदत डालेगा। असफलता से सीखना। गुरुजी ने अब राघव को गांव के पुराने कुम्हार रामदास के पास भेजा और कहा, जाओ उसके पास से कुछ नया सीख कर आओ। राघव कुम्हार के पास पहुंचा और देखा कि वह मिट्टी के बर्तन बना रहा था, लेकिन उसने गौर किया कि कई बार कुम्हार के हाथ से बर्तन टूट जाता था और वह बिना गुस्सा किए फिर से बनाना शुरू कर देता था। राघव ने पूछा, आप बार बार असफल होने के बाद भी गुस्सा क्यों नहीं होते? कुम्हार हंसते हुए बोला, बेटा, हर असफलता मुझे कुछ नया सिखाती है। जब एक बर्तन टूटता है
तो मुझे उसकी कमजोरी का पता चलता है और अगली बार मैं उसे और बेहतर बनाता हूँ। अगर मैं हर असफलता से डरता तो आज मैं कभी अच्छा कुम्हार नहीं बन पाता। राघव को यह बात बहुत गहरी लगी। वह समझ गया कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सीखने का सबसे अच्छा मौका होती है। जब वह वापस गुरु वासुदेव के पास पहुंचा तो गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो असफलता से भागो मत, बल्कि उससे सीखो। राघव ने यह सीख अपने जीवन में उतारने का निश्चय कर लिया। हर दिन कुछ नया सीखो। गुरुजी ने अब राघव को आखिरी परीक्षा दी। उन्होंने कहा, अब तुम्हें अगले 30 दिनों तक हर दिन कुछ नया सीखना होगा। यह ज्ञान किताबों से भी हो सकता है, लोगों से भी, या अपने अनुभवों से, लेकिन बिना रुके इसे जारी रखना होगा। राघव ने इस परीक्षा को शुरू किया। पहले दिन उसने गांव के किसान से खेती की एक नई विधि सीखी। दूसरे दिन उसने अपने पिता से व्यापार के कुछ नए गुण सीखे। तीसरे दिन उसने एक बरही से लकड़ी काटने की तकनीक सीखी। कभी उसने किसी बुजुर्ग से जीवन का ज्ञान लिया तो कभी किसी बच्चे से मासूमियत का पाठ। 30 दिन बाद जब वह गुरु वासुदेव के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, क्या तुमने हर दिन कुछ नया सीखा? राघव ने गर्व से सिर हिलाया और बोला, हाँ, और अब मुझे लगता है कि यह मेरी आदत बन रही है। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है वह कभी पीछे नहीं रह सकता। ज्ञान ही वह हथियार है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने में मदद करेगा। संदेश: राघव की इस यात्रा से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण आदत है निरंतर सीखते रहना। इस कहानी से 3 बड़े सबक: 1. अहंकार को छोड़ो और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। 2. असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखो। 3. हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। राघव ने आत्म अनुशासन और निरंतर सीखने की आदत को अपनाकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। अब वह अपने काम को समय पर करता, हर दिन कुछ नया सीखता और हर असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ता। लेकिन एक चीज उसे अभी भी परेशान कर रही थी। मैं मेहनत कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, लेकिन कई बार सफलता बहुत देर से मिलती है। मुझे धैर्य रखना मुश्किल लगता है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह फिर से गुरु वासुदेव के पास पहुंचा। राघव ने पूछा, गुरुजी, मैं अनुशासन और ज्ञान से काम कर रहा हूँ, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि मेहनत का फल बहुत देर से मिलता है। मैं धैर्य कैसे रखूं? गुरु वासुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य धैर्य और लगातार प्रयास करना है। अगर तुम इसे सीखना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। राघव ने तुरंत सहमति जताई। बांस और पीपल का रहस्य। गुरु वासुदेव राघव को एक घने जंगल में ले गए और 2 पेड़ों की ओर इशारा किया। एक था बांस का पेड़ और दूसरा पीपल का पेड़। गुरुजी ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इनमें से कौन सा पेड़ ज्यादा मजबूत और ऊंचा होगा? राघव ने तुरंत उत्तर दिया, बांस का पेड़, क्योंकि यह बहुत ऊंचा और मजबूत दिखता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सही कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के नीचे ही रहता है और ऊपर कुछ भी नहीं उगता? राघव चौंक गया। गुरुजी ने समझाया, बांस के बीज को जब लगाया जाता है तो पहले 5 साल तक यह जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता रहता है। लोग इसे देखकर सोचते हैं कि इसमें कोई जीवन नहीं है, लेकिन 5 साल बाद यह अचानक तेजी से बढ़ता है और कुछ ही महीनों में 80-90 फीट ऊंचा हो जाता है। राघव ध्यान से सुन रहा था। यही धैर्य का नियम है। गुरुजी बोले, अगर तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन सफलता तुरंत नहीं दिख रही तो निराश मत होना। हो सकता है कि तुम अपनी जड़ों को मजबूत बना रहे हो। जब समय सही होगा तो तुम भी बांस की तरह तेजी से ऊंचाई पर पहुंचोगे। राघव को यह सीख बहुत पसंद आई। उसने ठान लिया कि अब वह कभी अधीर नहीं होगा और अपने काम को धैर्यपूर्वक करता रहेगा। नदी और चट्टान की कहानी। अब गुरुजी राघव को एक नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने उसे एक बड़ी चट्टान दिखाई जिस पर पानी लगातार गिर रहा था। गुरुजी बोले, इस चट्टान को देखो, यह कितनी मजबूत है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह धीरे धीरे कट रही है? राघव ने गौर किया कि पानी लगातार गिरते रहने से चट्टान पर छोटे छोटे गड्ढे बन रहे थे। गुरुजी ने कहा, अगर पानी एक ही दिन में चट्टान को काटना चाहे तो यह असंभव होगा, लेकिन अगर वह लगातार गिरता रहे तो सालों बाद यह चट्टान भी टूट जाएगी। यही धैर्य और निरंतर प्रयास की शक्ति है। अगर तुम किसी भी काम को बार बार पूरी लगन और धैर्य के साथ करोगे तो तुम बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार कर सकते हो। राघव समझ गया कि उसे धैर्य के साथ लगातार मेहनत करनी होगी, चाहे उसे तुरंत परिणाम दिखे या न दिखे। गांव का कुम्हार और मिट्टी का घड़ा। अब गुरुजी ने राघव को फिर से गांव के कुम्हार रामदास के पास भेजा। उन्होंने कहा, जाओ और देखो कि वह धड़ा कैसे बनाता है। राघव कुम्हार के पास पहुंचा और उसे मिट्टी के घड़े बनाते हुए देखा। पहले वह मिट्टी को पानी में गूंथता, फिर उसे चाक पर रखकर धीरे धीरे आकार देता।
और फिर उसे आग में पकाने के लिए छोड़ देता। राघव ने पूछा, आप इसे तुरंत क्यों नहीं बना देते? कुम्हार हंसते हुए बोला, अगर मैं इसे जल्दी बना दूं तो यह कमजोर रह जाएगा और जल्दी टूट जाएगा। इसे मजबूत बनाने के लिए समय और धैर्य चाहिए। राघव को यह बात समझ में आ गई। उसने सोचा, अगर मैं भी जल्दी सफलता पाने के लिए अधीर हो जाऊं तो मेरी सफलता टिकाऊ नहीं होगी। अब वह गुरु वासुदेव के पास वापस गया और कहा, गुरुजी, मैं समझ गया कि सफलता पाने के लिए धैर्य रखना और लगातार मेहनत करना बहुत जरूरी है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अब तुमने सफलता की तीसरी आदत सीख ली। अगर तुम बांस की तरह अपनी जड़ों को मजबूत बनाओगे, नदी की तरह लगातार बहते रहोगे और मिट्टी के धड़े की तरह सही समय का इंतजार करोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। संदेश: राघव की इस यात्रा से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण आदत है धैर्य और लगातार प्रयास। इस कहानी से 3 बड़े सबक। 1. बांस के पेड़ की तरह धैर्य रखो। शुरुआत में तुम्हारी मेहनत का परिणाम दिखे या न दिखे, लेकिन अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगे रहो। 2. नदी की तरह लगातार प्रयास करो। धीरे धीरे लेकिन बिना रुके मेहनत करो और बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार कर लो। 3. मिट्टी के घड़े की तरह सही समय का इंतजार करो। जल्दीबाजी में कुछ भी अधूरा मत छोड़ो, बल्कि सही समय तक धैर्य बनाए रखो। अगर तुम धैर्य और लगातार प्रयास की इस आदत को अपना लोगे तो तुम्हारी सफलता पक्की है। सफलता की चौथी आदत, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। राघव ने अब तक आत्म अनुशासन, निरंतर सीखने और धैर्य के साथ लगातार प्रयास करने की आदत सीख ली थी। उसकी जिंदगी पहले से बहुत बेहतर हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि कई बार नकारात्मक विचार उसे घेर लेते हैं। जब भी उसे कोई कठिनाई या असफलता मिलती तो उसके मन में संदेह आने लगते। अगर मैं असफल हो गया तो क्या मैं सच में इतना काबिल हूँ? लोग क्या कहेंगे? इन विचारों ने उसे परेशान कर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इनसे कैसे छुटकारा पाए। वह फिर से गुरु वासुदेव के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैंने मेहनत करना सीख लिया, धैर्य रखना भी सीख लिया, लेकिन कई बार मेरे मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं जिससे मैं घबरा जाता हूँ। मैं इनसे कैसे बचूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में इसे सीखना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। राघव तैयार था। काले और सफेद भेड़िए की कहानी। गुरुजी ने राघव को जंगल में ले जाकर एक गुफा दिखाई। उन्होंने कहा, इस गुफा में 2 भेड़िए रहते हैं, एक काला और एक सफेद। राघव ने पूछा, ये भेड़िए क्या करते हैं? गुरुजी बोले, सफेद भेड़िया तुम्हारे अच्छे विचारों का प्रतीक है, आत्मविश्वास, प्रेम, धैर्य और आशा। काला भेड़िया तुम्हारे नकारात्मक विचारों का प्रतीक है, डर, संदेह, गुस्सा और निराशा। ये दोनों भेड़िए तुम्हारे मन में हर दिन लड़ाई करते हैं। अब बताओ, तुम्हारे अनुसार कौन सा भेड़िया जीतता है? राघव ने कुछ देर सोचा और कहा, जो ज्यादा ताकतवर होगा वही जीतेगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, और ताकतवर वही बनेगा जिसे तुम ज्यादा भोजन दोगे। अगर तुम हर दिन नकारात्मक विचारों को सोचते रहोगे तो काला भेड़िया ताकतवर होगा और तुम्हें हरा देगा, लेकिन अगर तुम अपने अच्छे विचारों को बढ़ावा दोगे तो सफेद भेड़िया जीतेगा और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। राघव को समझ आ गया कि उसे अपने नकारात्मक विचारों को ताकतवर नहीं बनने देना है। उसने निश्चय किया कि अब से वह केवल सकारात्मक सोच को ही बढ़ावा देगा। आधा भरा या आधा खाली गिलास। गुरु वासुदेव ने राघव को एक गिलास पानी दिया जिसमें आधा पानी भरा हुआ था। उन्होंने पूछा, राघव, तुम्हें यह गिलास कैसा दिख रहा है? राघव ने कहा, गुरुजी, यह आधा खाली है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही समस्या है, तुमने इसकी खाली जगह को पहले देखा लेकिन भरी हुई जगह को नहीं। राघव चौंक गया। गुरुजी बोले, जिंदगी में भी यही होता है। कुछ लोग हमेशा यह देखते हैं कि उनके पास क्या नहीं है और वे दुखी रहते हैं, लेकिन जो लोग यह देखते हैं कि उनके पास क्या है वे हमेशा खुश रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। राघव को यह सीख बहुत पसंद आई। उसने सोचा, अगर मैं हर स्थिति में सकारात्मक पक्ष को देखूंगा तो मेरी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। सूर्य और अंधकार। गुरुजी ने अब राघव को एक अंधेरे कमरे में ले जाकर कहा, इस कमरे में बहुत अंधेरा है, अब इसे हटाने के लिए कुछ करो। राघव ने सोचा और कमरे में इधर उधर दौड़ने लगा। अपने हाथों से अंधेरे को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुरुजी हंसे और बोले, अंधेरे को हटाने की कोशिश मत करो, बस एक दीपक जला दो। राघव ने दीपक जलाया और अंधेरा तुरंत खत्म हो गया। गुरुजी बोले, यही जीवन का रहस्य है। अगर तुम अपने जीवन में अंधकार यानी नकारात्मकता को दूर करना चाहते हो तो उसे हटाने में अपना समय मत लगाओ, बस अपने भीतर सकारात्मकता का दीपक जलाओ और नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाएगी। अब राघव पूरी तरह समझ गया कि नकारात्मकता से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह खुद को सकारात्मक विचारों से भर ले। संदेश: राघव ने अब सीख लिया था
कि सफलता की चौथी और सबसे महत्वपूर्ण आदत है सकारात्मक सोच। इस कहानी से 3 बड़े सबक। एक, काले भेड़िए को भूखा रखो और सफेद भेड़िए को ताकतवर बनाओ। हर दिन अपने सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दो और नकारात्मक सोच को कमजोर करो। 2, गिलास को आधा भरा देखो, न कि आधा खाली। हर स्थिति में अच्छाई ढूंढो और अपने जीवन को आशावादी दृष्टिकोण से देखो। 3, अंधेरे को हटाने की कोशिश मत करो, बस दीपक जलाओ। जब भी मन में नकारात्मकता आए तो खुद को सकारात्मकता से भर दो। अगर तुम इस आदत को अपना लोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं पाएगी और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। गांव के छोटे से झोपड़े में रहने वाला रामू बचपन से ही कठिनाइयों में पला बढ़ा। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे जो दिन भर मेहनत करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। रामू का सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी से निकालकर एक बेहतर जीवन दे, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ ही रहे। रामू जब 10 साल का था तब उसकी माँ बीमार पड़ गई। पैसे न होने के कारण सही इलाज नहीं मिल पाया और वह इस दुनिया से चली गई। यह घटना उसके जीवन में एक गहरा घाव छोड़ गई, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने हालात बदलने की ठानी। रामू ने स्कूल के बाद गांव में छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। तभी चाय की दुकान पर बर्तन धोता तो कभी खेतों में मजदूरी करता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्या मैं भी कभी सफल हो पाऊंगा? एक दिन गांव के बड़े जमींदार के बेटे ने रामू का मजाक उड़ाते हुए कहा, गरीब के बच्चे कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते, तुम्हारी किस्मत ने बस मजदूरी लिखी है। रामू को यह बात चुभ गई। उसने उसी पर ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करके दिखाएगा। रामू को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने रात में गांव के सरकारी पुस्तकालय में जाना शुरू किया और वहां जो भी किताबें मिलती उन्हें पढ़ता। धीरे धीरे उसने व्यापार, सफलता और महान लोगों की कहानियां पढ़नी शुरू कर दी। एक दिन उसे एक किताब मिली जिसमें लिखा था, सफलता का पहला नियम है अपने संसाधनों का सही उपयोग करना। रामू के पास न पैसा था न कोई सहारा, लेकिन उसके पास जो था वह था मेहनत और लगन। रामू ने ठान लिया था कि वह गरीबी से बाहर निकलेगा, लेकिन सवाल था कैसे? सीख, अवसर को पहचानना। एक दिन रामू अपने गांव के पास के शहर में गया। वहां उसने देखा कि लोग दिन भर मेहनत करने के बावजूद सही दाम नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे अपने उत्पादों को सही बाजार तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं इन किसानों की मदद करूं और इनके सामान को अच्छे दामों पर बेचने का तरीका ढूंढूं, तो इससे न केवल मेरी बल्कि इनकी भी हालत सुधर सकती है। छोटे से व्यापार की शुरुआत रामू ने अपना पहला कदम उठाया। वह गांव के किसानों से सब्जियां और अनाज खरीदकर पास के शहर में जाकर बेचने लगा। शुरुआत में लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रामू उनके उत्पादों को बेहतर दाम पर बेच रहा है, तो धीरे धीरे वे उस पर भरोसा करने लगे। संघर्ष और असफलताएं, हर सफलता के पीछे असफलताओं की एक लंबी कतार होती है। कई बार ऐसा हुआ कि रामू को घाटा हुआ, कभी ग्राहक नहीं मिले तो कभी सामान खराब हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सीखा कि असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है जो हमें सफलता के और करीब ले जाती है। रामू अब गांव के किसानों से सामान लेकर शहर में बेचने लगा और वहां से कुछ जरूरी चीजें दांव लाने लगा। धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ने लगी। बड़ा अवसर और परिवर्तन। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी गुप्ता जी ने रामू का काम देखा। उन्होंने रामू को बुलाया और कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मुझे लगता है कि तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम्हें सही मार्गदर्शन मिले तो तुम बड़ा व्यापार कर सकते हो। गुप्ता जी ने रामू को व्यापार की बारीकियां सिखाई, कैसे सही दाम तय किया जाता है, बाजार को कैसे समझा जाता है और पैसे का सही उपयोग कैसे किया जाता है। नया सफर शुरू हुआ। अब रामू ने अपने व्यापार को और बढ़ाने का सोचा। उसने और किसानों को अपने साथ जोड़ा और उनका सामान शहर के बड़े बाजारों में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे वह गांव के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक बन गया। सीख जो रामू ने दी, 1, संसाधनों का सही उपयोग करो। 2, अवसर को पहचानो और उस पर काम करो। 3, असफलताओं से सीखो और आगे बढ़ो। 4, ईमानदारी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। रामू जो कभी गरीबी में जी रहा था, अब सफल व्यापारी बन चुका था, लेकिन उसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। उसने अपने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि किसी और को उसकी तरह संघर्ष न करना पड़े। यही है सफलता का असली सूत्र, मेहनत, लगन और सही अवसर का उपयोग। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका राजा वीरेंद्र सिंह था। वह पराक्रमी और न्यायप्रिय था, परंतु उसमें एक अहंकार था। उसे पंडितों और विद्वानों से विशेष प्रेम नहीं था। वह मानता था कि ये केवल व्यर्थ की बातें करते हैं और किसी वास्तविक कार्य में योगदान नहीं देते। उसके मन में यह धारणा थी कि पंडित केवल दूसरों से दान लेकर जीवन यापन करने वाले भिखारी होते हैं।
राजा के दरबार में कई विद्वान पंडित थे, लेकिन राजा उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, पंडित लोग केवल ग्रंथों की बातें करते हैं और धन का कोई सृजन नहीं करते। ये लोग बस भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। इनका समाज में कोई विशेष योगदान नहीं है। राजा की यह बात वहां उपस्थित एक वृद्ध पंडित आचार्य वशिष्ठ को बहुत चुभ गई। उन्होंने सोचा कि राजा को उचित मार्गदर्शन देना आवश्यक है, अतः उन्होंने राजा को एक सीख देने की योजना बनाई। पंडित का प्रस्ताव अगले दिन आचार्य वशिष्ठ दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, यदि आप हमें भिखारी समझते हैं तो क्यों ना हम इस बात की परीक्षा कर लें। मैं आपसे एक शर्त लगाना चाहता हूं। यदि मैं सिद्ध कर दूं कि विद्वानों का समाज में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है तो आप अपनी सोच बदलेंगे। राजा को यह चुनौती स्वीकार थी। उसने कहा, ठीक है, यदि तुम अपनी बात सिद्ध कर सके तो मैं अपनी धारणा बदल दूंगा और पूरे राज्य में विद्वानों का सम्मान बढ़ाऊंगा। आचार्य वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए इस राज्य से बाहर जाऊंगा और जब लौटूंगा तब आपको मेरी बात का प्रमाण मिलेगा। राजा ने सहमति दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह परीक्षा उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाने वाली थी। आचार्य वशिष्ठ अपनी योजना के अनुसार कुछ दिनों के लिए राज्य छोड़कर चले गए। जाते समय उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को विशेष निर्देश दिए। राज्य में अजीब घटनाएं। कुछ दिनों बाद राजा वीरेंद्र सिंह को राज्य में अजीब बदलाव दिखाई देने लगे। राज्य में व्यापारियों के निर्णय असंगत हो गए, सैनिकों के बीच अनुशासन में कमी आ गई और यहाँ तक कि मंत्री भी कुछ अजीब अजीब फैसले लेने लगे। एक दिन राजा ने देखा कि दरबार में एक राजपुरोहित ने कुछ गलत धार्मिक अनुष्ठान कर दिया, जिससे राजमहल में अशांति फैल गई। राजा को यह देखकर हैरानी हुई। उसने तुरंत अपने मंत्रियों से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? राज्य में इतनी अव्यवस्था क्यों फैल रही है? मंत्रियों ने उत्तर दिया, महाराज, जब से आचार्य वशिष्ठ राज्य छोड़कर गए हैं तब से राज्य में सब कुछ असंतुलित हो गया है। लोग सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे, न्यायालय में उचित न्याय नहीं हो रहा और धार्मिक अनुष्ठान भी गलत तरीके से किए जा रहे हैं। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि पंडितों की वास्तव में इतनी महत्ता है। आचार्य वशिष्ठ की वापसी और राजा की परीक्षा। कुछ समय बाद आचार्य वशिष्ठ लौटे और दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, क्या आपको कुछ परिवर्तन महसूस हो रहा है? राजा ने सिर हिलाया और बोला, हाँ आचार्य, जब से आप गए थे राज्य में अव्यवस्था फैल गई थी, लेकिन मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा कि इसका आपके जाने से क्या संबंध है। आचार्य वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपने पंडितों को भिखारी कहा था, लेकिन सच यह है कि विद्वान समाज का मार्गदर्शन करते हैं। एक राजा के पास शक्ति होती है, लेकिन उसे सही दिशा देने के लिए विद्वानों की आवश्यकता होती है। यदि विद्वान न हो तो ज्ञान और नीति का विनाश हो जाएगा और बिना नीति के शक्ति व्यर्थ हो जाती है। फिर उन्होंने आगे कहा, एक व्यापारी को अपने व्यापार में नीति की आवश्यकता होती है, एक सैनिक को युद्ध में रणनीति की जरूरत होती है और एक मंत्री को राज्य संचालन के लिए ज्ञान चाहिए। ये सब विद्वानों द्वारा दी गई शिक्षा और मार्गदर्शन से ही संभव है। जब विद्वान ही न रहें तो राज्य अंधकार में चला जाता है। राजा का अहंकार समाप्त। राजा वीरेंद्र सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने विनम्रता पूर्वक आचार्य वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आचार्य, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। विद्वानों के बिना समाज अधूरा है। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने राज्य में विद्वानों का सम्मान करूंगा। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि विद्वानों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। उन्होंने विद्वानों और शिक्षकों के लिए विशेष सम्मान निधि भी स्थापित की, जिससे वे अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकें। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान का समाज में अत्यधिक महत्व है। शस्त्रों से एक राज्य जीता जा सकता है, लेकिन उसे चलाने के लिए नीति और ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो लोग विद्या को तुच्छ समझते हैं, वे धीरे धीरे अपने विकास की राह को स्वयं अवरुद्ध कर देते हैं। शक्ति बिना ज्ञान के अंधी होती है और ज्ञान बिना नीति के व्यर्थ। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी भूल स्वीकार कर ली थी और अब वह विद्वानों का सम्मान करने के लिए तत्पर था। लेकिन आचार्य वशिष्ठ केवल राजा के मन को बदलना नहीं चाहते थे, वे पूरे राज्य को एक महत्वपूर्ण सीख देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने राजा के सामने एक और प्रस्ताव रखा। आचार्य वशिष्ठ की अंतिम परीक्षा। एक दिन दरबार में आचार्य वशिष्ठ ने राजा से कहा, महाराज, आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली, लेकिन क्या आप सच में समझ पाए कि विद्या और ज्ञान का समाज में कितना महत्व है? राजा ने उत्तर दिया, हाँ आचार्य, अब मैं जान गया हूँ कि बिना विद्वानों के समाज दिशाहीन हो जाता है। आचार्य मुस्कुराए और बोले, अच्छा महाराज, तो फिर आप मुझे यह बताइए कि यदि मैं और सभी पंडित इस राज्य को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं,
तो इस राज्य का भविष्य कैसा होगा? राजा चौंक गया। उसने तुरंत उत्तर दिया, नहीं आचार्य, ऐसा मत कहिए। यदि विद्वान ही चले गए तो हमारा समाज अज्ञान और अंधकार में चला जाएगा। आचार्य ने सिर हिलाते हुए कहा, यदि आपको सच में यह महसूस हो गया है तो मैं चाहता हूं कि आप एक बड़ा कदम उठाएं। मैं चाहता हूं कि आप पूरे राज्य में शिक्षा का प्रसार करें ताकि हर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सके। शिक्षा का महायज्ञ। राजा ने तुरंत आचार्य वशिष्ठ की बात मान ली और पूरे राज्य में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान चलाया। हर गांव और नगर में विद्या मंदिर बनाए गए जहां न केवल उच्च वर्ग बल्कि निम्न वर्ग के लोगों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। राजा ने स्वयं शिक्षा ग्रहण करने का संकल्प लिया और प्रतिदिन 1 घंटे तक आचार्य वशिष्ठ से नीति और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने लगा। इस पहल से राज्य में एक क्रांति आ गई। अब न केवल राज दरबार बल्कि सामान्य जनता भी शिक्षा को महत्व देने लगी। व्यापारियों ने अपने बच्चों को गणित और लेखा सिखाने के लिए विद्वानों को बुलाना शुरू कर दिया। सैनिक युद्ध नीति सीखने लगे और किसान भी मौसम और कृषि तकनीकों की जानकारी लेने लगे। समाज में बदलाव। कुछ वर्षों में ही वीरेंद्र सिंह का राज्य सबसे समृद्ध राज्यों में गिना जाने लगा। लोग शिक्षित होने लगे और समाज में नैतिकता और नीति का वर्चस्व बढ़ गया। राजा ने आचार्य वशिष्ठ को सम्मानित करने के लिए एक विशेष समारोह आयोजित किया। उन्होंने पूरे राज्य के सामने घोषणा की, मैंने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा है। एक राजा अपनी सेना से युद्ध जीत सकता है, लेकिन ज्ञान से ही वह अपने राज्य को स्थायी रूप से समृद्ध बना सकता है। मैं प्रण करता हूँ कि मेरे राज्य में कभी भी विद्या का अपमान नहीं होगा और विद्वानों को हमेशा सम्मान मिलेगा। कहानी से शिक्षा एक, ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। धन और शक्ति क्षणिक हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। 2, विद्वानों का सम्मान करें, वे समाज को दिशा और नीति प्रदान करते हैं। 3, शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, यदि हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो समाज उन्नति की ओर बढ़ेगा। इस तरह राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी भूल सुधार कर एक महान राजा बनने का गौरव प्राप्त किया और आचार्य वशिष्ठ की शिक्षा से उनका राज्य हमेशा के लिए समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। राजा वीरेंद्र सिंह अब पूरी तरह से समझ चुका था कि विद्वानों और पंडितों का समाज में कितना महत्व है। उसने न केवल विद्वानों का सम्मान बढ़ाया बल्कि पूरे राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए भी कार्य किया। लेकिन किस्मत को अभी राजा की परीक्षा लेनी थी। एक दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठा था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण दरबार में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर तेजस्वी आभा थी, आंखों में गहराई और हाथ में एक छोटा सा ग्रंथ था। उसकी चाल में एक गरिमा थी, मानो वह कोई साधारण व्यक्ति न होकर कोई महान विद्वान हो। राजा ने ब्राह्मण का अभिवादन किया और कहा, महात्मन, आपका मेरे दरबार में स्वागत है। कृपया बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, राजन, मैं कोई सहायता मांगने नहीं बल्कि आपका एक कर्तव्य याद दिलाने आया हूँ। आपने विद्वानों के सम्मान की प्रतिज्ञा तो कर ली, परंतु क्या आपने अपने ही घर में ज्ञान का प्रकाश फैलाया? राजा चौंक गया। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, महात्मन, मेरा आशय समझ में नहीं आया। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजन, एक राजा केवल अपनी प्रजा को शिक्षित करके महान नहीं बनता, उसे अपने परिवार को भी शिक्षित करना चाहिए। आपके पुत्र राजकुमार भी तो भविष्य में इस राज्य के शासक बनेंगे। क्या आपने उनके लिए किसी योग्य गुरु की व्यवस्था की? राजा गंभीर हो गया। वास्तव में उसने अपने राजकुमारों के लिए कोई विशेष गुरु नियुक्त नहीं किया था। वे आम शिक्षकों से तो पढ़ रहे थे, लेकिन किसी महान आचार्य से गहन अध्ययन नहीं कर रहे थे। राजा की चिंता और ब्राह्मण का प्रस्ताव। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, महात्मन, क्या आप मुझे कोई योग्य आचार्य सुझा सकते हैं? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यदि आपको कोई योग्य गुरु चाहिए तो मैं स्वयं आपके पुत्रों को शिक्षा देने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी भी एक शर्त होगी। राजा ने तुरंत पूछा, कृपया बताइए आपकी शर्त क्या है? ब्राह्मण बोले, राजा, जब तक आपके पुत्र मेरी शिक्षा प्राप्त करेंगे वे महल में नहीं रहेंगे। उन्हें मेरे आश्रम में रहकर एक साधारण शिष्य की भांति अध्ययन करना होगा। उन्हें राजसी सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा और तपस्वी जीवन जीना होगा। राजा इस शर्त को सुनकर असमंजस में पड़ गया। वह अपने पुत्रों को शिक्षित तो कराना चाहता था, लेकिन उन्हें महल से दूर भेजना कठिन था। राजा का निर्णय कुछ देर तक विचार करने के बाद राजा ने कहा, महात्मन, यदि ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है तो मैं तैयार हूँ। मैं अपने पुत्रों को आपके आश्रम में भेजूंगा ताकि वे सच्चे ज्ञान और नीति का पालन सीख सकें। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, यह आपका सर्वश्रेष्ठ निर्णय है। जब कोई राजा अपने पुत्रों को विद्या के मार्ग पर भेजता है तो उसका राज्य सदैव समृद्ध और शक्तिशाली बना रहता है। राजा ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे ब्राह्मण के साथ जाकर आश्रम में शिक्षा ग्रहण करें।
राजकुमार पहले तो थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया। अगला अध्याय। अब सवाल यह था कि राजकुमारों का जीवन आश्रम में कैसा रहेगा। क्या वे कठोर शिक्षा और अनुशासन को सहन कर पाएंगे? राजा वीरेंद्र सिंह के राजकुमार अब ब्राह्मण के साथ आश्रम जाने के लिए तैयार थे। वे राजसी वस्त्रों और आभूषणों को त्याग कर साधारण वस्त्रों में आ गए। उनके लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। आश्रम में पहला दिन जब राजकुमार आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का जीवन महल के जीवन से बिल्कुल अलग था। वहां न कोई सोने चांदी की वस्तुएं थीं, न ही सेवकों की भीड़। वहां तो केवल साधारण मिट्टी की कुटिया, हवन कुंड और अध्ययन करने वाले अन्य शिष्य थे। ब्राह्मण ने राजकुमारों को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ तुम्हें राजकुमार नहीं बल्कि एक साधारण शिष्य की तरह रहना होगा। तुम्हें अपनी सेवा स्वयं करनी होगी, भोजन के लिए खेतों में श्रम करना होगा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। राजकुमारों के लिए यह एक कठिन परीक्षा थी। उन्होंने कभी ऐसा कठोर जीवन नहीं जिया था, लेकिन वे अपने पिता को दिया वचन निभाने के लिए तैयार थे। संघर्ष और सीख। पहले ही दिन ब्राह्मण ने राजकुमारों को एक कठिन कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, आज से तुम सबको सुबह जल्दी उठकर नदी से जल लाना होगा, फिर आश्रम की सफाई करनी होगी और भोजन के लिए लकड़ियां एकत्र करनी होगी। उसके बाद ही शिक्षा आरंभ होगी। राजकुमारों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वे सोच रहे थे कि उन्हें केवल वेद और शास्त्र पढ़ाए जाएंगे, लेकिन यहाँ तो उन्हें श्रम भी करना पड़ रहा था। पहले कुछ दिनों तक राजकुमारों को बहुत कठिनाई हुई। वे थक जाते, जल लाने में देर कर देते और खेतों में काम करते हुए जल्दी हार मान लेते। लेकिन ब्राह्मण ने धैर्य से उन्हें सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, बल्कि अनुशासन, परिश्रम और अनुभव से प्राप्त होता है। धीरे धीरे राजकुमारों को इस जीवन की आदत पड़ने लगी। वे समय पर उठने लगे, बिना किसी शिकायत के काम करने लगे और विद्या अध्ययन में रुचि लेने लगे। राजकुमारों की परीक्षा। कुछ महीनों के बाद ब्राह्मण ने राजकुमारों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने प्रत्येक राजकुमार से एक एक करके प्रश्न पूछे। एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? सबसे बड़े राजकुमार ने उत्तर दिया, शक्ति और युद्ध कौशल। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, युद्ध कौशल आवश्यक है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है न्याय और धर्म का पालन करना। 2. एक राजा को अपने राज्य में सबसे अधिक किसका सम्मान करना चाहिए? दूसरे राजकुमार ने कहा, अपनी सेना और मंत्रियों का। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजा को सबसे पहले ज्ञान, न्याय और सत्य का सम्मान करना चाहिए। यदि राजा स्वयं शिक्षित होगा तो उसकी सेना और मंत्री भी उसका अनुसरण करेंगे। 3. एक सच्चे राजा की पहचान क्या होती है? सबसे छोटे राजकुमार ने कहा, जो अपने लोगों के सुख दुख को समझे और स्वयं भी अनुशासन का पालन करे। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ये सबसे सही उत्तर है। एक राजा को अपने राज्य की प्रजा के सुख दुख को समझना चाहिए और स्वयं भी अनुशासन और धर्म का पालन करना चाहिए। महल वापसी और राजा की प्रसन्नता। जब वर्षों की शिक्षा पूरी हुई तो ब्राह्मण ने राजा वीरेंद्र सिंह को संदेश भेजा कि उनके पुत्र अब शिक्षा प्राप्त करके योग्य उत्तराधिकारी बन चुके हैं। राजा ने स्वयं आश्रम जाकर अपने पुत्रों से मुलाकात की। जब उन्होंने अपने पुत्रों को ज्ञान और अनुशासन से परिपूर्ण देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, अब आपके पुत्र न केवल वीर योद्धा है, बल्कि वे एक सच्चे राजा बनने के योग्य भी हो गए हैं। वे अब न केवल शक्ति बल्कि नीति और धर्म का भी पालन करेंगे। राजा ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ब्राह्मण को प्रणाम किया और अपने पुत्रों को महल वापस ले गए। कहानी से शिक्षा। एक सिर्फ जन्म से राजा नहीं बना जाता, बल्कि शिक्षा और अनुशासन से राजा बना जाता है। 2. विद्या केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि अनुभव, परिश्रम और अनुशासन से प्राप्त होती है। 3. एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के सुख दुख को समझे और स्वयं भी अनुशासन का पालन करे। राजा वीरेंद्र सिंह ने जब देखा कि उनके पुत्र शिक्षा और अनुशासन में निपुण हो चुके हैं तो उन्होंने राज्य भर में उत्सव मनाने की घोषणा की। उन्होंने अपने पुत्रों की ज्ञान प्राप्ति पर एक विशाल भोज और यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी विद्वानों, मंत्रियों, सैनिकों, व्यापारियों और जनसाधारण को आमंत्रित किया गया। महल में भव्य आयोजन। राजमहल में भव्य आयोजन की तैयारियां जोरों पर थीं। महल को फूलों और दीपों से सजाया गया था। दूर दूर से विद्वान, ऋषि मुनि और अन्य राजा इस उत्सव में भाग लेने आए। भोजन में सैकड़ों व्यंजन बनाए गए। गायक और नर्तकियां मनोरंजन के लिए आमंत्रित की गईं। पूरे राज्य में आनंद का माहौल था। राजा वीरेंद्र सिंह ने गर्व से अपने पुत्रों को सिंहासन के समीप खड़ा कर सभी से कहा, आज मैं अत्यंत हर्षित हूँ, क्योंकि मेरे पुत्रों ने केवल शस्त्रों की कला में ही नहीं बल्कि ज्ञान, नीति और धर्म में भी श्रेष्ठता प्राप्त कर ली है। ये सब हमारे आचार्य ब्राह्मण महोदय की कृपा से संभव हुआ है। जनता और दरबारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से इस घोषणा का स्वागत किया।
लेकिन इसी बीच एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई। राजा का ईर्ष्यालु भाई महेंद्र सिंह राजा वीरेंद्र सिंह का एक छोटा भाई था। महेंद्र सिंह वह बचपन से ही वीरेंद्र सिंह से जलता था, क्योंकि उसे कभी सिंहासन नहीं मिला। जब उसने सुना कि राजा अपने पुत्रों के ज्ञान प्राप्ति पर उत्सव मना रहा है तो उसे यह बात बहुत खली। महेंद्र सिंह मन ही मन बुदबुदाया, भला ज्ञान की प्राप्ति पर इतना बड़ा आयोजन करने की क्या आवश्यकता है? क्या शक्ति और विजय ही एक राजा की असली पहचान नहीं होती? वीरेंद्र सिंह मूर्ख है जो यह समझता है कि केवल शिक्षा से राज्य चलता है। ईर्ष्या से भरे महेंद्र सिंह ने एक योजना बनाई। वह इस उत्सव में ऐसा कुछ करेगा कि राजा को बेइज्जत होना पड़े और उसका मान घट जाए। सभा में अपमानजनक चुनौती जैसे ही भोज समाप्त हुआ, महेंद्र सिंह दरबार के बीचों बीच खड़ा हो गया और व्यंग्य भरे स्वर में बोला, हे राजा वीरेंद्र सिंह, आपने अपने पुत्रों को शिक्षित कर दिया, यह अच्छी बात है, लेकिन क्या वे वास्तव में एक योग्य शासक बन पाए हैं? क्या वे शक्ति, बुद्धि और साहस में दूसरों से श्रेष्ठ हैं, या यह केवल कुछ पुस्तकों का ज्ञान है जो युद्ध के समय व्यर्थ सिद्ध होगा? राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजकुमार केवल विद्या में ही नहीं बल्कि शस्त्र और राजनीति में भी निपुण है। वे राज्य का भविष्य है। महेंद्र सिंह हंसते हुए बोला, यदि ऐसा है तो क्यों न इनकी परीक्षा ली जाए। यदि ये वास्तव में योग्य हैं तो इन्हें एक चुनौती दी जानी चाहिए। राजा वीरेंद्र सिंह ने कहा, कैसी चुनौती? महेंद्र सिंह ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, इन राजकुमारों को बिना किसी सैनिक या सेवक के जंगल में भेजा जाए, जहां उन्हें न केवल अपने ज्ञान बल्कि अपनी ताकत और विवेक का भी उपयोग करना होगा। यदि वे सही मायनों में योग्य उत्तराधिकारी हैं तो वे सुरक्षित वापस आएंगे, अन्यथा यह सिद्ध हो जाएगा कि शिक्षा केवल महलों में रहने वालों के लिए एक दिखावा मात्र है। राजा का धर्म संकट महेंद्र सिंह की इस चुनौती से पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। एक ओर यदि राजा इस चुनौती को स्वीकार करते हैं तो उनके पुत्रों को खतरे में डालना पड़ेगा। दूसरी ओर यदि वे मना करते हैं तो लोग समझेंगे कि राजा के पुत्र केवल नाम मात्र के विद्वान हैं और वे राज्य संचालन के योग्य नहीं है। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने पुत्रों की ओर देखा। उनके चेहरे पर न डर था न ही हिचकिचाहट। सबसे बड़े राजकुमार ने आगे बढ़कर कहा, पिताश्री, यदि हमारा ज्ञान और शक्ति परीक्षा देने योग्य नहीं है तो फिर हमें इसका गर्व करने का भी कोई अधिकार नहीं। हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। राजा अभी भी चिंतित थे, लेकिन ब्राह्मण गुरु जो वहां उपस्थित थे उन्होंने कहा, राजन, यह परीक्षा केवल शक्ति की नहीं होगी बल्कि ज्ञान, धैर्य और नीति की भी होगी। यदि आपके पुत्रों ने सच्चा ज्ञान अर्जित किया है तो वे इस परीक्षा में सफल होंगे। अगला अध्याय। अब प्रश्न ये था कि क्या राजकुमार इस कठिन परीक्षा में सफल हो पाएंगे? क्या महेंद्र सिंह की चाल सफल होगी या राजकुमार अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से इसे भी पार कर लेंगे? राजकुमारों ने अपने चाचा महेंद्र सिंह की चुनौती को स्वीकार कर लिया था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा वीरेंद्र सिंह चिंतित थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों पर भरोसा किया। जंगल की यात्रा राजकुमारों को बिना किसी सैनिक, सेवक या संसाधन के घने जंगल में भेजा गया। उनके पास न कोई हथियार था, न कोई विशेष सुविधा, केवल उनके ज्ञान, नीति और धैर्य की परीक्षा होनी थी। जैसे ही राजकुमार जंगल में पहुंचे, उन्हें समझ में आ गया कि यह परीक्षा आसान नहीं होगी। घना अंधकार और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं। भोजन और जल का कोई साधन नहीं था। उन्हें स्वयं को सुरक्षित रखते हुए रास्ता खोजना था। पहली चुनौती, अज्ञात शत्रु का हमला। जंगल में चलते हुए राजकुमारों को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ लोग निकले। वे काले वस्त्रों में थे और उनके चेहरे ढके हुए थे। राजकुमारों ने तुरंत स्थिति को समझा। सबसे बड़े राजकुमार ने फुसफुसाते हुए कहा, ध्यान दो, यह महेंद्र सिंह की चाल हो सकती है। हमें बिना हथियारों के अपनी बुद्धि से लड़ना होगा। जैसे ही अज्ञात शत्रु ने हमला किया, राजकुमारों ने अपनी शिक्षा का उपयोग किया। सबसे बड़े राजकुमार ने पेड़ों की शाखाओं का उपयोग कर एक लता जाल बनाया, जिससे कुछ हमलावर फंस गए। दूसरे राजकुमार ने झाड़ियों के बीच से दौड़ते हुए हमलावरों को चकमा दिया और उन्हें आपस में भिड़ने पर मजबूर कर दिया। सबसे छोटे राजकुमार ने अपनी फुर्ती से एक मोटी बेल से एक हमलावर को जकड़ लिया। कुछ ही देर में सारे हमलावर या तो भाग गए या बेहोश हो गए। दूसरी चुनौती, जंगल की आध हमलावरों से बचकर राजकुमार आगे बढ़े, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि जंगल के एक हिस्से में आग लग चुकी थी। हवा तेज थी और आग उनके रास्ते की ओर बढ़ रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे इस आग में फंस गए हैं? राजकुमारों ने तुरंत एक उपाय सोचा। सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, हमें आग की दिशा का अध्ययन करना होगा और जल स्रोत खोजना होगा। दूसरे राजकुमार ने अपने गुरु की शिक्षा याद की, यदि आग बहुत तेजी से फैल रही हो तो उसके पहले से ही एक सुरक्षित खुला क्षेत्र खोजकर वहां रहना चाहिए। तीसरे राजकुमार ने पास की एक छोटी झील देखी और कहा, हमें यहाँ पानी में भीगकर आग की लपटों से बचने का प्रयास करना होगा।
वे तीनों पास के जल स्रोत में चले गए और अपने वस्त्रों को गीला करके उससे खुद को ढक लिया। उन्होंने एक चट्टान के पीछे शरण ली और आग का सामना किया। कुछ ही देर में आग का प्रकोप शांत हो गया, लेकिन यह रात उनके लिए अत्यंत कठिन थी। तीसरी चुनौती, भूख और मानसिक परीक्षा। भूख और थकान ने अब राजकुमारों की परीक्षा लेनी शुरू कर दी थी। दिन भर संघर्ष करने के बाद उनके पास भोजन का कोई साधन नहीं था। सबसे छोटे राजकुमार ने कहा, भाई, क्या हमें कुछ भी खाने के लिए तोड़कर खाना चाहिए? लेकिन सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, नहीं, हमें पहले यह देखना होगा कि कौन से फल खाने योग्य है। जंगल में कई विषैले फल होते हैं। वे ध्यान से पौधों और फलों को देखने लगे और अपनी शिक्षा के आधार पर पहचाना कि कौन सा भोजन सुरक्षित हो सकता है। उन्होंने केवल उन्हीं फलों और जड़ी बूटियों को खाया जिनके बारे में उन्होंने अपने गुरु से सीखा था। अंतिम और सबसे बड़ी चुनौती, रहस्यमय गुफा। अब राजकुमारों को वापस लौटने का रास्ता खोजना था, लेकिन तभी उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के पास एक रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसने कहा, जो इस गुफा में प्रवेश करेगा उसे असली सत्य का ज्ञान मिलेगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। यदि तुम हार गए तो हमेशा के लिए यहाँ के कैदी बन जाओगे। राजकुमार एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह गुफा क्या थी? क्या यह कोई जाल था या यहाँ सच में कुछ अनोखा रहस्य छिपा था? सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, हमें सोच समझकर निर्णय लेना होगा। यह परीक्षा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी हो सकती है। अब सवाल यह था, क्या राजकुमार इस गुफा में प्रवेश करेंगे? यदि हाँ, तो क्या वे इसमें फंस जाएंगे या यहाँ से कुछ मूल्यवान सीख लेकर लौटेंगे? राजकुमारों के सामने अब तक की सबसे रहस्यमयी चुनौती थी, वह अंधकारमयी गुफा और उसके द्वार पर बैठा बूढ़ा व्यक्ति। जो इस गुफा में प्रवेश करेगा उसे असली सत्य का ज्ञान मिलेगा, लेकिन यदि तुम हार गए तो हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाओगे। बूढ़े व्यक्ति के इन शब्दों ने राजकुमारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। गुफा में प्रवेश। सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। हम यहाँ केवल शारीरिक परीक्षा के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मानसिक और बौद्धिक परीक्षा के लिए भी हैं। उन्होंने गुफा में प्रवेश करने का निश्चय किया। गुफा के अंदर घना अंधकार था। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, द्वार अपने आप बंद हो गया। अब वे चारों ओर केवल घना अंधेरा देख सकते थे। अचानक गुफा के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, सत्य का ज्ञान केवल उन्हीं को मिलता है जो अपने भय पर विजय पा लेते हैं। यदि तुम डरकर भागोगे तो यह स्थान तुम्हें हमेशा के लिए निगल लेगा। पहली परीक्षा, भय पर विजय। अचानक गुफा की दीवारों पर चमकदार रोशनी उभरी और राजकुमारों ने देखा कि उनके चारों ओर डरावने दृश्य प्रकट होने लगे। सबसे बड़े राजकुमार को लगा कि वह अपने राज्य को खो चुका है और महेंद्र सिंह राजा बन चुका है। दूसरे राजकुमार को ऐसा लगा कि वह बंदी बना दिया गया है और उसे जीवन भर अंधेरे कारागार में रहना होगा। सबसे छोटे राजकुमार ने देखा कि उसके पिता राजा वीरेंद्र सिंह अज्ञात शत्रुओं द्वारा मार दिए गए हैं। ये दृश्य इतने सजीव थे कि राजकुमारों को लगा कि यह सच है, लेकिन तभी सबसे बड़े राजकुमार को अपने गुरु की शिक्षा याद आई। भय केवल मन का भ्रम है। जब तक तुम इसे सच मानोगे, यह तुम्हें कमजोर करेगा, लेकिन यदि तुम इसे पहचान लोगे तो यह समाप्त हो जाएगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, यह सब भ्रम है, हम सत्य को पहचानते हैं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, सारे दृश्य अचानक गायब हो गए और गुफा में फिर से शांति छा गई। दूसरी परीक्षा, लोभ और मोह। जैसे ही वे आगे बढ़े, गुफा के अंदर एक स्वर सिंहासन और ढेरों रत्न जवाहरात दिखाई दिए। एक आवाज आई, यदि तुम इन रत्नों को ले लेते हो तो तुम सबसे अमीर राजा बन जाओगे, लेकिन यदि तुम इन्हें ठुकराते हो तो तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। राजकुमारों ने एक दूसरे की ओर देखा। सबसे छोटे राजकुमार ने कहा, क्या यह स्वर्ण और रत्न असली हैं? सबसे बड़े राजकुमार ने उत्तर दिया, चाहे यह असली हो या नकली, हमारा उद्देश्य धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि ज्ञान की परीक्षा देना है। यदि हम लालच में आ गए तो हम कभी सच्चे राजा नहीं बन पाएंगे। उन्होंने रत्नों को अनदेखा किया और आगे बढ़ गए। अचानक वह सिंहासन और रत्न अदृश्य हो गए और रास्ता साफ हो गया। तीसरी परीक्षा, अंतिम सत्य। अब वे गुफा के सबसे अंदरूनी भाग में पहुंच चुके थे। वहां एक पत्थर की दीवार थी जिस पर एक शिलालेख लिखा था, एक सच्चा राजा कौन होता है। शिलालेख के नीचे 3 विकल्प थे, 1 जो सबसे शक्तिशाली हो, 2 जो सबसे धनी हो, 3 जो अपनी प्रजा का सबसे अधिक ध्यान रखे। तीनों राजकुमारों ने एक स्वर में उत्तर दिया, जो अपनी प्रजा का सबसे अधिक ध्यान रखे। जैसे ही उन्होंने यह उत्तर दिया, पूरी गुफा प्रकाश से भर गई। एक विशाल द्वार खुला और वही बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। गुफा का रहस्य और बूढ़े व्यक्ति की सच्चाई। बूढ़ा व्यक्ति अब पहले से अधिक तेजस्वी लग रहा था। उसने कहा, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पिता के गुरु महर्षि अद्वैत हूँ। यह गुफा कोई साधारण स्थान नहीं है,
बल्कि यह एक आध्यात्मिक परीक्षा का स्थान है। तुम तीनों ने भय, लोभ और सत्य की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब तुम केवल राजकुमार नहीं बल्कि सच्चे राजा बनने योग्य हो चुके हो। राजकुमारों ने महर्षि अद्वैत को प्रणाम किया। महल वापसी और महेंद्र सिंह की हार। जब राजकुमार महल लौटे तो पूरा दरबार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। महेंद्र सिंह को विश्वास था कि वे हार चुके होंगे, लेकिन जब राजकुमार विजयी होकर लौटे और उन्होंने अपनी परीक्षाओं का वर्णन किया तो पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा वीरेंद्र सिंह गर्व से बोले, आज मुझे विश्वास हो गया कि सच्चा राजा वही होता है जो केवल शस्त्र बल से नहीं बल्कि अपने ज्ञान, धैर्य और नीति से राज्य का संचालन करता है। महेंद्र सिंह शर्मिंदा हो गया और उसने अपने कुकर्मों की क्षमा मांगी। कहानी से शिक्षा एक, भय केवल मन का भ्रम है, जो इसे पहचान लेता है वह सबसे बड़ा योद्धा बन जाता है। 2, धन और शक्ति का लोभ सच्चे राजा को भ्रष्ट कर सकता है, लेकिन जो इसे ठुकरा दे वही आदर्श शासक होता है। 3, सच्चा राजा वह नहीं होता जो सबसे शक्तिशाली हो, बल्कि वह होता है जो अपनी प्रजा का सबसे अधिक ध्यान रखे। इस प्रकार राजकुमारों ने अपनी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली और एक दिन वे महान राजा बने जिन्होंने न्याय, धर्म और ज्ञान के साथ अपने राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। राज्याभिषेक और गुरु का निमंत्रण। राजकुमारों की कठिन परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने न केवल जंगल की कठिनाइयों को पार किया बल्कि महर्षि अद्वैत की गुफा में ज्ञान की अंतिम परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। अब वे केवल वीर राजकुमार नहीं थे बल्कि एक आदर्श शासक बनने योग्य सिद्ध हो चुके थे। राजा वीरेंद्र सिंह ने यह निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वे अपने पुत्रों का राज्याभिषेक करें और अपने राज्य के भविष्य को उनके सक्षम हाथों में सौंप दे। भव्य समारोह की तैयारी। पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास का वातावरण था। राजा वीरेंद्र सिंह ने घोषणा करवाई कि एक विशाल राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें दूर दूर से राजा महाराजाओं, विद्वानों, ब्राह्मणों और आम नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा। महल को भव्य रूप से सजाया गया, चारों ओर दीप जलाए गए और सड़कों पर फूलों की वर्षा हो रही थी। नगर के हर कोने में ढोल नगारों की आवाज गूंज रही थी। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि महर्षि अद्वैत को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए, क्योंकि वही इस ज्ञान यात्रा के सच्चे मार्गदर्शक थे। गुरु का आमंत्रण और विनम्रता का भाव। राजा वीरेंद्र सिंह स्वयं अपने पुत्रों के साथ महर्षि अद्वैत के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने विनम्रता पूर्वक महर्षि को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे पुत्रों के ज्ञान और नीति की परीक्षा आपने ली और उन्होंने आपकी दी हुई सीख को पूर्ण रूप से आत्मसात किया। अब मैं चाहता हूं कि आप उनके राज्याभिषेक में पधारें और उन्हें अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। महर्षि अद्वैत मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हारे पुत्रों की परीक्षा लेने नहीं बल्कि उन्हें जीवन का सत्य सिखाने आया था। आज यदि वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं तो यह केवल उनकी लगन और तुम्हारे सद्गुणों का परिणाम है। मैं अवश्य आऊंगा, क्योंकि एक सच्चे राजा का राज्याभिषेक केवल राजसत्ता का प्रतीक नहीं होता, बल्कि यह प्रजा की सेवा के लिए दिया जाने वाला संकल्प होता है। राजकुमारों ने झुककर गुरु के चरण स्पर्श किए और गुरु के सानिध्य में वापस महल लौटे। राज्याभिषेक का शुभारंभ समारोह का दिन आ पहुंचा। महल के प्रांगण में भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। दूर दूर से राजपुरोहित और विद्वान इस शुभ अवसर पर एकत्रित हुए। महर्षि अद्वैत स्वयं राज्याभिषेक का संचालन कर रहे थे। उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ तीनों राजकुमारों का अभिषेक किया और उन्हें राजमुकुट पहनाया। आज से ये तीनों राजकुमार अपने ज्ञान, न्याय और नीतियों से इस राज्य का संचालन करेंगे। इनका उद्देश्य केवल विजय नहीं बल्कि प्रजा का कल्याण होगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद देते हुए कहा, मैंने तुम्हें केवल शस्त्रों की शिक्षा नहीं दी बल्कि धर्म, नीति और ज्ञान का मार्ग भी दिखाया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस राज्य को उन्नति की ओर ले जाओ और प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करो। महेंद्र सिंह का पश्चाताप। इस समारोह में महेंद्र सिंह भी उपस्थित था, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। अपने गलत कार्यों के लिए राजा और राजकुमारों से क्षमा मांगी। मैंने केवल शक्ति को महत्व दिया और ज्ञान की उपेक्षा की, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि एक सच्चे राजा के लिए शक्ति और बुद्धि दोनों का संतुलन आवश्यक होता है। राजकुमारों ने अपने चाचा को क्षमा कर दिया और उन्हें राज्य की नीति निर्माण सभा में शामिल कर लिया, ताकि वह भी अपने अनुभव से राज्य की उन्नति में योगदान दे सकें। प्रजा का आनंद और एक नया युग। राज्य के लोग आनंदित थे। वे जानते थे कि अब उन्हें ऐसे शासक मिले हैं जो केवल युद्ध में वीर नहीं बल्कि न्यायप्रिय और बुद्धिमान भी हैं। राज्य में शिक्षा, न्याय और धर्म के नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन क्या यह वास्तव में सुखद अंत था या आगे कोई नई चुनौती राजकुमारों की प्रतीक्षा कर रही थी? राज्याभिषेक के बाद तीनों राजकुमार अपने अपने क्षेत्रों की देखरेख करने लगे। महर्षि अद्वैत के आशीर्वाद और राजा वीरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन ने वे न्यायप्रिय, बुद्धिमान और पराक्रमी शासक बने।
लेकिन सत्ता की राह कभी भी सरल नहीं होती। राज्याभिषेक के कुछ ही समय बाद तीनों राजकुमारों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती, पड़ोसी राज्य का युद्ध प्रस्ताव। राजकुमारों के राज्य से सटे हुए अवंतिका राज्य के राजा विक्रमसेन ने संदेश भेजा, हमारा राज्य तुम्हारे राज्य से शक्तिशाली है। यदि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो तो रक्तपात से बच सकते हो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सेनापति बोले, हमें तुरंत युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, हम युद्ध तभी करेंगे जब कोई और उपाय न बचे। हमें पहले बुद्धिमानी से इस समस्या का हल निकालना चाहिए। उन्होंने एक गुप्तचर दल को अवंतिका राज्य भेजा, जिससे यह पता चला कि राजा विक्रमसेन के पास विशाल सेना है, लेकिन उनकी प्रजा उनसे असंतुष्ट है। यदि हम सीधे युद्ध करेंगे तो हमें हानि हो सकती है, लेकिन यदि हम उनकी प्रजा का समर्थन प्राप्त कर लें तो बिना रक्तपात के भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़े राजकुमार ने योजना बनाई। उन्होंने अपने दूतों के माध्यम से अवंतिका राज्य के नागरिकों को संदेश भेजा कि यदि वे शांति और समृद्धि चाहते हैं तो वे स्वयं अपने राजा के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। कुछ ही दिनों में विक्रमसेन की अपनी प्रजा ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उसे सिंहासन छोड़ना पड़ा। बिना एक भी युद्ध लड़े राजकुमारों ने यह चुनौती जीत ली। दूसरी चुनौती, अकाल और जनता की भूख। युद्ध का संकट टल चुका था, लेकिन तभी राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में अन्न नहीं उगा और लोग भूख से मरने लगे। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री बोले, राजकुमारों, यदि जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो राज्य में हाहाकार मच जाएगा। तीनों राजकुमारों ने इस समस्या पर विचार किया। पहले राजकुमार ने कहा, हमें राज्य के भंडार खोल देने चाहिए और जनता को अन्न मुफ्त में वितरित करना चाहिए। दूसरे राजकुमार ने कहा, हमें पड़ोसी राज्यों से अनाज मंगवाना चाहिए और व्यापार के माध्यम से संकट से निपटना चाहिए। तीसरे राजकुमार ने कहा, हमें दीर्घकालिक समाधान भी निकालना होगा, जिससे भविष्य में अकाल से बचा जा सके। उन्होंने तीनों योजनाओं को लागू किया। 1. राजकीय भंडार से अन्न वितरित किया गया। 2. व्यापार मार्गों को खोला गया और अनाज मंगवाया गया। 3. नदी से नहरें बनाकर सिंचाई की नई व्यवस्था की गई। कुछ ही महीनों में राज्य फिर से समृद्ध हो गया। किसानों को नए कृषि उपकरण दिए गए और भविष्य के लिए एक मजबूत जल प्रबंधन योजना बनाई गई। तीसरी चुनौती, महल के अंदर छिपा धोखेबाज। जब राज्य पुनः समृद्ध होने लगा, तभी महल में एक अजीब घटना घटी। रानी का एक कीमती हार गायब हो गया। राज्य के सेनापति पर संदेह किया गया, क्योंकि वही उस समय वहां मौजूद थे। राजा वीरेंद्र सिंह को क्रोध आ गया। इस अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा, उन्होंने घोषणा कर दी। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार ने कहा, हमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमें पहले सच्चाई पता लगानी होगी। उन्होंने महर्षि अद्वैत की सिखाई नीति का पालन किया और अपनी बुद्धिमत्ता से जांच शुरू की। उन्होंने महल के सभी सेवकों से अलग अलग प्रश्न पूछे। फिर उन्होंने रानी से पूछा, क्या आपको यकीन है कि हार चोरी हुआ है, या हो सकता है कि वह कहीं गिर गया हो? रानी सोच में पड़ गई और बोली, मुझे पूरा यकीन था, लेकिन अब लगता है कि मैं भ्रमित हो सकती हूँ। अंततः राजकुमारों की सूझबूझ से पता चला कि हार चोरी नहीं हुआ था, बल्कि एक कबूतर ने उसे गलती से उठाकर महल की छत पर गिरा दिया था। यदि जल्दबाजी में निर्णय लिया जाता तो एक निर्दोष व्यक्ति मारा जाता। राजकुमारों की इस न्यायप्रियता से पूरी प्रजा प्रभावित हुई। चौथी चुनौती, विद्रोही ब्राह्मण और परीक्षा की घड़ी। एक दिन एक प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान महल में आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने कहा, तुम तीनों स्वयं को ज्ञानी समझते हो, लेकिन क्या तुम मेरी परीक्षा में सफल हो सकते हो? राजकुमारों ने विनम्रता से उत्तर दिया, हम सदैव सीखने के लिए तैयार हैं। ब्राह्मण ने 3 प्रश्न पूछे। 1. सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? 2. सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? 3. राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? सबसे बड़े राजकुमार ने उत्तर दिया, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु होता है। दूसरे राजकुमार ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति होती है। तीसरे राजकुमार ने उत्तर दिया, राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य न्याय करना और प्रजा का कल्याण करना होता है। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, तुम तीनों ने सही उत्तर दिया। अब मैं देख सकता हूँ कि यह राज्य वास्तव में सुव्यवस्थित रहेगा। तीनों राजकुमारों ने इन कठिनाइयों से बहुत कुछ सीखा। अब वे केवल शासक नहीं, बल्कि नीतिज्ञ और न्यायप्रिय राजा बन चुके थे। लेकिन क्या भविष्य में उन्हें और भी बड़ी चुनौतियां मिलेंगी? क्या कोई ऐसा शत्रु आएगा जो केवल बुद्धि से नहीं बल्कि बल से हराया जा सकता होगा? अदृश्य शत्रु और 3 राजाओं की परीक्षा। राज्य अब समृद्ध और शांतिपूर्ण था। तीनों राजकुमारों ने अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से जनता का दिल जीत लिया था, लेकिन शांति अधिक समय तक नहीं टिकती। एक रात महल में एक रहस्यमयी संदेश पहुंचा। यह एक काले रंग के रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था, जिस पर लिखा था, तुमने अब तक केवल छोटी चुनौतियां देखी हैं,
असली परीक्षा अब शुरू होती है, तैयार रहो, क्योंकि इस बार तुम्हारे सामने वह शत्रु होगा जिसे तुम देख नहीं सकते। दरबार में सनसनी फैल गई। राजा वीरेंद्र सिंह चिंतित हो गए, लेकिन तीनों राजकुमारों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। हम तैयार हैं, सबसे बड़े राजकुमार ने कहा। रहस्यमयी घटनाएं और राज्य में अराजकता। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। राज्य के कई गांवों में पानी जहरीला हो गया, लोग बीमार पड़ने लगे, राजकीय भंडार से अनाज गायब होने लगा, लेकिन कोई चोर पकड़ा नहीं गया। कुछ सैनिक अचानक लापता हो गए और उनकी कोई खबर नहीं मिली। राज्य की सीमाओं पर दुश्मन सेनाएं बिना युद्ध किए इकट्ठा होने लगीं। यह किसी खुले युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक था। यह एक ऐसा शत्रु था जो सामने नहीं आ रहा था, लेकिन राज्य को अंदर से खोखला कर रहा था। राजाओं की रणनीति, 3 दिशाओं में खोज। तीनों राजकुमारों ने यह समझ लिया कि यह कोई साधारण शत्रु नहीं, बल्कि एक गुप्त षड्यंत्र है। उन्होंने 3 अलग अलग दिशाओं में इसकी जांच करने का निर्णय लिया। एक सबसे बड़े राजकुमार ने गुप्तचरों के साथ पानी के स्रोतों की जांच शुरू की। दूसरे राजकुमार ने सैनिकों की गुमशुदगी और अनाज चोरी की गुत्थी सुलझाने का बीड़ा उठाया। तीसरे राजकुमार ने सीमाओं पर दुश्मन सेनाओं के इरादों का पता लगाने के लिए भेष बदलकर यात्रा की पहली खोज, जहरीला पानी और एक छिपा हुआ गुप्तचर। सबसे बड़े राजकुमार ने राज्य के कुआं और झीलों की जांच की। उन्हें पता चला कि हर बार जब पानी जहरीला होता था, तब कोई ना कोई यात्रा करने वाला अजनबी उस गांव में देखा जाता था। राजकुमार ने गुप्तचरों को सतर्क किया और उस अजनबी पर नजर रखने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में एक रहस्यमयी व्यक्ति पकड़ा गया। मैं सिर्फ एक व्यापारी हूँ, उसने बहाना बनाया, लेकिन जब उसकी थैली तलाशी गई तो उसमें एक विशेष प्रकार का विष मिला जो धीरे धीरे पानी को जहरीला बना सकता था। राजकुमार ने तुरंत महल ने संदेश भिजवाया, शत्रु हमारे बीच ही है, यह युद्ध एक गुप्त षड्यंत्र है। दूसरी खोज, चोरी हुआ अनाज और गुप्त सुरंगें। दूसरे राजकुमार ने भंडार गृहों की जांच की। दरवाजों पर कोई चोरी का निशान नहीं था, लेकिन अनाज हर रात कम हो जाता था। दरवाजे से नहीं, चोरी किसी और रास्ते से हो रही है। उन्होंने सोचा। रात में पहरा बैठाया गया। आधी रात को जब सब सो रहे थे, राजकुमार ने देखा कि फर्श पर एक ईंट हिली हुई थी। जब उसे हटाया गया तो नीचे एक गुप्त सुरंग मिली। सैनिकों ने सुरंग में प्रवेश किया और देखा कि कई लोग उसमें काम कर रहे थे, अनाज चुराकर उसे बाहर भेज रहे थे। राजकुमार ने उन सभी को पकड़ लिया और सच्चाई उगरवाई। हम सिर्फ आदेश का पालन कर रहे थे, असली शत्रु किसी और जगह छिपा है, एक चोर ने बताया। तीसरी खोज, सीमाओं पर दुश्मन सेनाएं और असली साजिश। तीसरे राजकुमार ने भिक्षु का भेष धारण कर सीमा के पास यात्रा की। वहां उन्होंने सुना कि दुश्मन राजा धीरज सेन यह अफवाह फैला रहा था कि तीनों राजकुमार अभी भी अयोग्य हैं और राज्य जल्द ही बिखर जाएगा। वह बिना युद्ध किए हमारे राज्य को कमजोर करने की साजिश कर रहा है, राजकुमार ने सोचा। उन्होंने सीमावर्ती गांवों के मुखियाओं को एकत्र किया और कहा, यदि तुम डर गए तो यह राज्य कमजोर हो जाएगा, लेकिन यदि तुम धीरज सेन की बातों में ना आकर एकजुट रहो तो हम इस साजिश को हरा सकते हैं। गांव वालों ने एकजुट होकर दुश्मन की अफवाहों को खारिज कर दिया। महल में अंतिम युद्ध, अदृश्य शत्रु का पर्दाफाश। तीनों राजकुमार जब अपनी अपनी खोज पूरी करके महल लौटे तो उन्हें एक और झटका मिला। राजा वीरेंद्र सिंह को जहर दे दिया गया था। राजमहल में सभी स्तब्ध थे। यह किसी बाहर के शत्रु का काम नहीं था, बल्कि किसी भीतर के व्यक्ति ने यह विश्वासघात किया था। तीनों राजकुमारों ने महल के प्रत्येक सेवक से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंततः सबसे छोटे राजकुमार ने एक चाल चली। उन्होंने घोषणा की, जो भी इस अपराध का दोषी होगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन यदि वह स्वयं सामने आ गया तो उसे माफ कर दिया जाएगा। ये सुनकर एक वृद्ध नौकर कांपने लगा। राजकुमार ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सत्य बोलो। वृद्ध नौकर ने रोते हुए कहा, मुझे धीरज सेन ने भेजा था। मैं नहीं चाहता था कि राजा को कुछ हो, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। राजा वीरेंद्र सिंह को समय पर उपचार मिल गया और वे बच गए। धीरज सेन की साजिश विफल हो गई। न्याय और राज्य की जीत। धीरज सेन को संदेश भेजा गया, हमने तुम्हारी हर साजिश को नष्ट कर दिया है। यदि तुम्हें युद्ध करना है तो मैदान में आओ, यदि नहीं तो हमारे राज्य को भूल जाओ। धीरज सेन को एहसास हुआ कि वह कभी भी इन तीनों राजाओं को हरा नहीं सकता, इसलिए उसने संधि करने का प्रस्ताव भेजा। राज्य में एक बार फिर शांति स्थापित हो गई। अगली चुनौती, लेकिन क्या यह अंतिम परीक्षा थी? क्या तीनों राजा अब सुरक्षित थे या भविष्य में कोई और संकट आने वाला था? अतीत का रहस्य और राजमहल में आया अजनबी राज्य अब समृद्ध था। तीनों राजकुमारों ने धीरज सेन की साजिश को विफल कर दिया था। राजा वीरेंद्र सिंह स्वस्थ हो चुके थे और जनता फिर से सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन शांति हमेशा स्थायी नहीं होती। एक रात राजमहल के द्वार पर
एक अजनबी आया। वह ऊंचे कद का, शक्तिशाली दिखने वाला पुरुष था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने राज्यसभा में प्रवेश किया और बोला, मुझे राजा वीरेंद्र सिंह से अकेले में बात करनी है। ये राज्य के भविष्य से जुड़ा हुआ है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सेनापति ने कहा, बिना परिचय के कोई भी व्यक्ति राजा से नहीं मिल सकता। लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह ने गहरी नजरों से उस अजनबी को देखा और आदेश दिया, इसे अंदर लाओ। गुप्त वार्ता और पुराना सच। जब राजा और अजनबी अकेले मिले तो अजनबी ने कहा, राजन, क्या आपको अपने पुराने मित्र की याद है? राजा चौंक उठे। कौन मित्र? अजनबी ने उत्तर दिया, राजा प्रताप सेन। क्या आप भूल गए कि आपने उसके साथ बचपन में एक वचन दिया था? राजा वीरेंद्र सिंह का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें एक पुराना समय याद आया। जब वे और राजा प्रताप सेन छोटे थे, तब उन्होंने एक दूसरे से वचन दिया था कि उनके पुत्र और पुत्रियां बड़े होकर विवाह करेंगे, जिससे उनके राज्यों के बीच शांति और मित्रता बनी रहे। लेकिन समय के साथ प्रताप सेन का राज्य युद्धों में फंस गया और वे वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी रानी और पुत्री कहीं लापता हो गए थे। राजा वीरेंद्र सिंह को यह बात याद थी, लेकिन वे मानते थे कि प्रताप सेन का परिवार अब इस संसार में नहीं रहा। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि? राजा ने विस्मय से पूछा। अजनबी मुस्कुराया और कहा, हाँ, राजा प्रताप सेन की पुत्री अभी भी जीवित है और अब समय आ गया है कि आप अपना वचन निभाएं। नहीं उलझन, क्या यह सच है या कोई साजिश? राजा वीरेंद्र सिंह को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तीनों राजकुमारों को बुलाया और कहा, हमें पूरी जांच करनी होगी। यदि यह सच है तो हमें अपने वचन का सम्मान करना होगा, लेकिन यदि यह कोई चाल है तो हमें सावधान रहना होगा। तीनों राजकुमारों ने जांच शुरू की। सबसे बड़े राजकुमार ने पुराने अभिलेखों की जांच की और पाया कि राजा प्रताप सेन की पत्नी और पुत्री का वास्तव में युद्ध के दौरान कोई अता पता नहीं चला था। दूसरे राजकुमार ने राज्य में घूमकर लोगों से जानकारी ली और पता चला कि कुछ वर्षों पहले एक रहस्यमय युवती को एक आश्रम में देखा गया था। सबसे छोटे राजकुमार ने गुप्तचरों को भेजा और पता चला कि कोई व्यक्ति इस खबर को फैलने से रोकना चाहता था। इससे स्पष्ट हुआ कि यह युवती कोई साधारण लड़की नहीं थी। गुप्त शत्रु का पर्दाफाश। जब राजकुमारों ने खोजबीन जारी रखी तो उन्हें एक और साजिश का पता चला। राज्य के ही एक शक्तिशाली मंत्री महाधीर नहीं चाहता था कि राजा वीरेंद्र सिंह को यह सच पता चले, क्योंकि अगर राजा प्रताप सेन की पुत्री वापस आ गई तो दो शक्तिशाली राज्यों के मिलन से उसकी ताकत खत्म हो जाती। महाधीर ने कई वर्षों तक यह रहस्य छिपाकर रखा था। उसने राजा प्रताप सेन की पुत्री को मारने के लिए भी कई बार प्रयास किए थे, लेकिन वह किसी तरह बच गई थी। जब यह सच सामने आया तो तीनों राजकुमारों ने उसे पकड़वाने का निश्चय किया। प्रताप सेन की पुत्री का पुनः आगमन। अंततः गुप्तचरों ने राजा प्रताप सेन की पुत्री को खोज निकाला। वह एक आश्रम में रह रही थी और साधु संतों ने उसे सुरक्षित रखा था। जब उसे महल लाया गया तो राजा वीरेंद्र सिंह की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हारे पिता से वचन लिया था और मैं इसे निभाऊंगा। राजकुमारों को भी यह सुनकर हर्ष हुआ, लेकिन क्या यह सब इतना सरल था? क्योंकि महाधीर और उसके गुप्त समर्थक अभी भी जीवित थे और वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। एक नई साजिश और महल में धोखा। अचानक महल में एक घटना घटी। प्रताप सेन की पुत्री पर हमला हुआ। एक नकाबपोश व्यक्ति ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से तीनों राजकुमारों ने समय पर आकर उसे बचा लिया। अब यह सिद्ध हो गया कि महाधीर अभी भी अपने लोगों के माध्यम से साजिश रच रहा है। सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, अब समय आ गया है कि हम इस संकट को पूरी तरह समाप्त करें। दूसरे राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन हमें केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से भी लड़ना होगा। सबसे छोटे राजकुमार ने सुझाव दिया। महाधीर का अंत और न्याय की जीत। तीनों राजकुमारों ने एक योजना बनाई। उन्होंने महाधीर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। उन्होंने घोषणा की कि प्रताप सेन की पुत्री जल्द ही राजा वीरेंद्र सिंह के आशीर्वाद से विवाह करेगी और इस आयोजन में पूरा दरबार आमंत्रित होगा। महाधीर को लगा कि अब यह उसकी आखिरी मौका है। उसने सोचा, यदि विवाह हो गया तो मैं हमेशा के लिए कमजोर हो जाऊंगा। उसने अपने गुप्त सैनिकों को आदेश दिया कि वे समारोह के दौरान हमला करें, लेकिन तीनों राजकुमार पहले से तैयार थे। जैसे ही महाधीर ने हमला करने की कोशिश की, राजकुमारों की सेना ने उसे घेर लिया। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, सबसे बड़े राजकुमार ने कहा। महाधीर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसके सभी गुप्त समर्थकों को पकड़ लिया गया। शांति की बहाली और एक नया युग। अब राज्य में सचमुच शांति स्थापित हो गई। प्रताप सेन की पुत्री का विवाह हुआ और दोनों राज्यों के बीच मित्रता और शक्ति का नया युग आरंभ हुआ। तीनों राजकुमारों ने एक बार फिर साबित किया कि शक्ति, बुद्धि और न्याय मिलकर ही एक राज्य को महान बनाते हैं। लेकिन क्या अब सच में सभी समस्याएं समाप्त हो गई थी?
या कोई और खतरा अभी भी छिपा था? अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।